3 साल गायब करके भी विराज को अब 12 की सीमा में नहीं रखा जा पा रहा था। देखने में छोटी नाटी जैसी वैसी बाढ़ नहीं, इसलिए पूरा पड़ोसियों की आंखों में धूल झोंक कर चला लेंगे, यह आशा ही कुछ अधिक है। उस दिन तो एक प्रिय संगनी से बंधु विच्छेद ही हो गया। मुक्तकेशी उनके पास अफसोस कर रही थी कि लड़के तो दफ्तर और ताश में ही मशगूल है, बहनों के ब्याह का सोचते ही नहीं। मेरी ही मौत है, किसी लड़के को अता पता दो ना बहन, गले से कौर नहीं उतरता है। बिटिया के 12 बीतते बीतने को है। और उल्टा ही हो गया। संगनी ने कहा, अरे अभी भी बीतने बीतने को ही है? बिटिया तुम्हारी पीछे की हो चल रही है क्या? 5 साल पहले ही तो सुना था 10वें में पाँव रखा। मुक्तकेशी पहले तो पत्थर हो गई, फिर उन्होंने अपना मूल रूप धारण किया। बांधवी को बाप का ब्याह चाचा का नाच दिखाकर मिताई के मूल में कुठाराघात करके चली आई, किंतु मन में तो आग ही दहकती रही। मुक्तकेशी के नाते की एक ननद एक दिन आई और बोल बैठी, गोदी की बिटिया को विदा नहीं करना चाहती भाभी, कवारे ही रखोगी? राजी तो ताड़ हो उठी। जीभ की धार के लिए महिला का नाम है मुक्तकेशी, और मुक्तकेशी को वह चुटकी बजाकर जीत लेगी, यह बात मुक्तकेशी की अनजानी नहीं है। इसलिए यहाँ उन्होंने फौरन दूसरा ही रास्ता अपनाया। अभिमान करती हुई सी बोली, तुम्हारी फूफियों के अछूते अगर ब्याह ना हो तो मैं क्या करूं ननद जी? 14 पुश्ते नरक में जाएंगे तो तुम्हारे ही बाप दादा के वश में जाएंगे, मेरे नहीं। तुम ही लोग समझो। लिहाजा कलह बड़ा नहीं। मुक्तकेशी के बेटों की निंदा शिकायत करके निनद विदा हो गई, किंतु उसके बाद आंधी उठी लगातार, और उस आंधी के झोंके में मुक्तकेशी के संसार में उथल पुथल। विराज ने तो माँ के सामने ही निकलना छोड़ दिया, क्योंकि माँ की सारी वाक्य बोली तो उसी के लिए है। सुबोध प्रबोध भी माँ की सारी कटुक्तियों को चुपचाप पीकर भाग भाग कर जान बचाते। उमा शक्ति तो सदा ही तटस्थ रहती थी, यहाँ तक कि मुखरा सुवर्ण भी यह सोचकर चुप है कि माँ का मिजाज ठीक नहीं। ऐसी परिस्थिति में सहसा आग पर पानी पड़ा। बड़ी लड़की सुशीला एक संबंध लेकर आ पहुंची। लड़का विद्वान है, देखने में कीर्ति सा, घर की अवस्था अच्छी। वे लोग इसी साल ब्याह कर लेना चाहते, क्योंकि फिर अकाल है। लेकिन हाँ, कुछ खाव है। फूलशैया का तत्व, दान सामग्री, वराभरण, नमस्कारी, ननद पिटारा, गहना जेवर, यह सब पूरा पूरी, और ऊपर से 300 नगद। नगद की राशि सुनकर ही मुक्तकेशी कुहर उठी। 300 रुपया? 300 रुपया निकालना क्या आसान है? यहाँ का खर्च, बराती सराती, खान पान, ये वह सब तो भी है। बेटी से विरूप हुई मुक्तकेशी खींच भरे गले से कहा, खूब संबंध ले आई रे? अपने भाइयों को राजा रजवाड़ा समझ लिया क्या? अरे अभी तो मकान का कर्ज ही नहीं चुक पाया है। सुशीला इसके लिए तैयार थी, इसलिए उसके भंडार में दलील भी मौजूद थी। कर्ज उधार किस गृहस्थ को नहीं करना पड़ता है? कन्यादान उद्धार करने के लिए कर्ज उधार करना तो चिराचरित है। ऐसे सोने से लड़के को हाथ से निकल जाने दोगी तो आखिर बेटी को माटी के पात्र के हाथों ही सौंपना होगा, और उसका मतलब है सदा बेटी को ढोती रहो। इन तीन बेटियों को जो पार किया है, मुक्तकेशी ने अच्छे के हाथों सौंपा है, जभी तो निश्चिंत है। आदि बहुतेरी युक्तियों से सुशीला ने माँ को बांधना चाहा, लेकिन अच्छे लड़के के लिए क्या मुक्तकेशी का ही मन नहीं झुकता? फिर भी और भी अजीजी से बोली, अपने भाइयों से कह देखो, मेरी तो टेट में उतनी रकम जमा नहीं है कि चौड़े कलेजे से हाँ कर दूं। लड़की तो ताड़ का पेड़ हो गई, उसे देखती हूँ तो कांपती हूँ। सुशीला ने भाइयों से ही कहा। बुद्धिमती सुशीला ने बड़े ही मौके से चर्चा छेड़ी। कटहल काट के बड़े बड़े पीड़ों पर चारों भाई जब कतार में खाने बैठे, माँ हाथ में पंखा लिए बैठी और बहुए नमक नींबू क्या जरूरत पड़ जाए इसलिए आस पास ही घूम फिर कर रही थी। ऐसे में माँ के हाथ से पंखा लेकर झलते हुए सुशीला बोल ही उठी, क्यों जी, राजू के ब्याह का क्या कर रहे हो तुम लोग? जहाँ बाघ का खतरा रहता है वहीं तो सांझ होती है। जिस प्रसंग के लिए माँ ढाल तलवार लिए रहती है, सुशीला के मुंह से भी वही प्रसंग। शक हुआ? माँ ने ही सिखाया है, लेकिन यह शक तो जाहिर नहीं किया जा सकता। थाली पर लकीर खींचते हुए सुबोध ने कहा, ढूंढ तो रहे हैं, पसंद लायक मिले तब तो। जैसे तैसे को तो आहा, जैसे तैसे को क्यों? अच्छा पात्र है ना मेरे हाथ में। हाँ, मांग जरा ज्यादा है। एक ही झोंक में कह देना है अच्छा, दिरिक्ति या वाद प्रतिवाद की गुंजाइश ही नहीं रहती। मांग कैसा भयानक शब्द है ये, मुंह बाए निगलने आ रहा है जैसे। सुबोध का तो मुंह ही सूख सा गया। मांग कितनी?
कितनी यह सुनकर तो सुबोध का मुंह और सूख गया। गला साफ करके बोला, इतनी मांग होने से मतलब अभी तो हमारे पल्ले कुछ है ही नहीं। बहन का ब्याह फिर तो ताक पर रख दो। मुक्तकेशी ने ठंडे पत्थर से गले से कहा, जब तुम लोगों के पल्ले कुछ है ही नहीं तो कहना ही क्या, किंतु शास्त्र में कन्यादान और भागिनी दान को बराबर ही कहा है। मुक्तकेशी के लड़कों ने यह बात नहीं उठाई कि ऐसा किस शास्त्र में लिखा है। यह भी नहीं छेड़ा कि बिना बूझे समझे बुढ़ापे तक परिवार बढ़ाने को तुमसे कहा किसने था। तुम्हारी नासमझी का ही तो फल हमें भोगना पड़े, ऐसी कोई बाध्य बाधकता तो नहीं। यह सब कुछ कहा नहीं, सिर्फ धीमे से बोला, यानी जेवर पूरे बदन का मांग रहा है ना, और भी तो सब कुछ ऊपर से नगद। की रसोई से जंजीर बज उठी। सांकेतिक घंटी। पंखा रखकर सुशीला ही उठकर गई और दूसरे ही क्षण हंसती हुई आकर बोली, लो समस्या का हल हो गया। मजली बहू कह रही है गहनों के लिए आप लोगों को चिंता न करनी पड़ेगी। चिंता न करनी पड़ेगी मतलब? चारों भाई जरा चौंके, मानो ठीक अंदाज नहीं कर पा रहे हों। लेकिन मुक्तकेशी समझ गई। भर मुंह हंसकर तुरंत बोली, समझ गई, अकल की वह दुश्मन अपने गहने खैरात करेगी। भोंदू बुद्धि हुई तो क्या, कलेजा उसका सदा से ऊंचा है। अभी उस दिन एक भिखमंगे को पुराना कपड़ा दे डालने के अपराध से उसकी नाक काक के पानी को एक करके छोड़ा था उन्होंने। यह मुक्तकेशी को याद नहीं आया। मझली बहू के ऊंचे कलेजे के परिचय से राहत की सांस लेकर दोनों भाई भात की चोटी पर गड्ढा बनाकर दाल डालकर सपोड़ने लगे। बड़ा भाई माथा झुकाकर थाली में उंगलियां चलाता रहा और मझला भाई इस प्रचंड क्रोध के संभालने के लिए बड़ा बड़ा कौर लगातार ठूसता जाने लगा। असहनीय है वह सरदारी। पति की अनुमति लेने की बात तो दूर, निंदा से आसमान फट रहा है। में तो यह इच्छा ही नहीं जागती कि बड़ी बहू जैसी शांत शिष्ट और सुख्याति कमाऊं। घोड़ा तड़प कर घास खाएगा, चांदी की सुई से लोगों के होठ न सीधेगी। मारे गुस्से के प्रबोध के हाथ पांव कांपने लगे। यह भावांतर अवश्य सुशीला की निगाह से नहीं बच सका, परंतु उस बात की चर्चा करके वह पहले के मामले को खोलना नहीं चाह रही थी। उसने झट दूध के कटोरे भाइयों की थाली के पास बढ़ा दिए और फिर गुड़ का कटोरा ले आई। प्रबोध को एक सुयोग मिल गया। इसी बहाने वह मन के उत्ताप को प्रकट कर बैठा। बाएं हाथ से दूध के कटोरे को खिसकाकर कहा, नहीं चाहिए, ले जाओ। हाय राम, क्यों, पेट खराब है? पेट खराब हो दुश्मनों का? प्रबोध ने थम थम करते हुए गले से कहा, अब यह सब बाबूआना छोड़ना होगा। समझकर भी नहीं समझने का ज्ञान करते हुए सुशीला ने कहा, अचानक बाबूआना ने कौन सा कसूर किया? प्रबोध ने गुजगुज करते हुए कहा, जिन्हें एक पैसे का ठिकाना नहीं, एक बात पर स्त्रियों के गहनों पर हाथ लगाना पड़ता है, उन्हें यह दूध रबड़ी खाना नहीं सुहाता। कहते ही प्रबोध की गर्दन दुबक गई, क्योंकि ऐसा खोलकर कह देने की इच्छा नहीं थी। उसकी चोरी चुपके इशारा भर करने का इरादा था, सो नहीं हुआ। इस पर माँ की होने वाली प्रतिक्रिया की आशंका से कलेजा हीम हो गया उसका। अब क्या मुक्तकेशी गहने छुएगी? किंतु मुक्तकेशी क्या स्वर्णलता है कि मान से सुविधा सुयोग को हाथ से जाने दे? नहीं, मुक्तकेशी स्वर्णलता जैसी बेवकूफ नहीं है। इसलिए तीते मुंह से बोली, तो दूध का कटोरा खिसका देने से सारी समस्याओं का समाधान होगा, या बचा हुआ दूध फिर से गाय के थन में जाकर पैसा लौटा लाएगा? घर में कन्यादान उपस्थित होने पर बहू बेटी के गहनों में हाथ नहीं लगता। ऐसी राजगृहस्थी कितनी देखी है तूने? मझली बहू ने स्वयं मुंह खोलकर कहा। यही खुशी की बात है, नहीं तो जरूरत पड़ने पर छल भल कौशल से लेना ही पड़ता। देने की कहकर ऐसा कोई महत्तर कार्य नहीं किया तेरी बहू ने। बड़ी बहू के भी तो होता तो देती। अर्थात ठेस लगाकर प्रबोध के कहने का यही परिणाम हुआ। स्वर्णलता की महत्व, उदारता, सभी कुछ अब तीसरे विभाग में पड़ गया। उसके ऊंचे मन का परिचय का पर पानी पड़ गया। उसकी सुख्याति यूं ही मारी गई। इसके बाद बैठी बैठी मुक्तकेशी सूची पेश करने लगी कि ऐसी घटना उन्होंने कब और कहाँ देखी और कैसा सोने सा दमकता मुंह करके ननद जेठ की बेटी के ब्याह में बहुओं ने बदन से उतारकर गहना दिया है। फिर स्वर्णलता ने ऐसी कोई बहादुरी दिखाई नहीं। उसने नया कोई दृष्टांत स्थापित तो किया नहीं। स्वर्णलता के मन को उन्होंने ऊंचा जो कहा था वह सिर्फ इसलिए कि मुक्तकेशी का ही मन ऊंचा है। स्वर्णलता के ऊंचे मन की वह स्वीकृति रही क्या? विराज की हल्दी के दिन बेटी का सलंकारा करने के लिए मुक्तकेशी ने बक्से में से मझली बहू के गहनों के डिब्बे को जब निकाला तो दर्जी पाड़ा के उस घर में गाज गिर पड़ी। दवात है, शाही नदारद, डिब्बा है, गहने नहीं। बक्सा मुक्तकेशी के कमरे में, बक्से की कुंजी मुक्तकेशी की कमर में और गहने काफूर।
बिहा के घर में ऐसी घटना से जो उथल पुथल होनी चाहिए थी वह हुई, और अधिक ही हुई, कम नहीं, क्योंकि बिहा में मुक्तकेशी की विवाहिता 3 बेटियां परिवार सहित आई थी। मुक्तकेशी की भाभी बहन, मौसेरी बहन हिमांगिनी, सभी गाल पर हाथ धरे अवाक। भूत की चोर। चोर होता तो डब्बा उठा ले जाता। डब्बा खुलकर अंगूठी, कान की बाली, पैरों की झांझन, इन मामूली गहनों को छोड़ बाजूबंद, चिक, सीताहार, शंखहार, पालिस पत्थर की चूड़ियां जैसे बड़े गहने ही चुनकर ले जाता। चोर को इतना समय होता है तो रात बिरात में सीढ़ी की छाया या आंगन में भूत दिख जाता है, इसलिए लोग गहना चोर भूत पर विश्वास करेंगे। यह नहीं होने का। हो ना हो घर का ही कोई है, लेकिन कौन? जबान जबान पर बात चलने लगी। बात कानों पहुंची और भौतेरे कानों से होते हुए उत्तर स्वर्णलता के कानों पहुंचा। और कौन? जिसका था वही। हाँ वही, और नहीं तो क्या। बड़ाई खरीदने के लिए लोगों को दिखाकर दान पत्र पर सही करने के बाद से अपने हाथ पांव को दांत काट कर मरी जा रही थी, इसलिए भीतर ही भीतर उड़ा दिया। मैं के आना जाना तो है नहीं, उससे क्या हुआ, यही कहीं छिपा छुपू कर रखा है, बाद में मौका देखकर इंतजाम करेगी, दे देने से तो गया। खिसकाया कब? मौके की कमी है। मुक्तकेशी गंगा नहाने नहीं जाती, ताश खेलने। कुंजी? वैसे कई कुंजियों से कोशिश करके खोला जा सकता है। उस दिन भंडार के बर्तन वाले संदूक के जंग लगे ताले को स्वर्णलता ने खोल नहीं दिया था। खोलकर बहादुरी नहीं लूटी थी। स्वर्णलता बैठी पान लगा रही थी। किसी ने आकर कानों में बात उड़ेल दी। स्वर्णलता खड़ी हो गई। बोलो, क्या कहा? बाप रे, यह तो नागिन सी फोस कर उठी। मैंने नहीं कहा बाबा, कहा है तुम्हारी सास ने। कहाँ है वे? चेहरा आग की तरह गनमना उठा। आमने सामने कहने का साहस नहीं हुआ। क्यों? मैं नहीं जानती बाबा तुम लोगों की बात, तुम ही लोग जानो, कहती हुई वह रिश्ते की ननद वहां से भाग गई। सोचा था इसी पर ताई की जरा निंदाबाद करूंगी। मामला बेढप देख चुप हो गई, खिसक पड़ी। लेकिन स्वर्णलता चुप रहने वाली है? वह क्या अपनी माँ सत्यवती के रक्त मांस से नहीं बनी है, जो सत्यवती मिथ्या से समझौता करके कभी नहीं चल सकी, अन्याय देखकर कभी चुप नहीं रह सकी? लोगों से भरे घर में स्वर्णलता सास के आमने सामने जा खड़ी हुई। बोली, गहना खो जाने के बारे में आपने क्या कहा? मुक्तकेशी ने अपनी मजली बहू के बहुत रूप देखे हैं, लेकिन ठीक यह रूप शायद नहीं देखा, इसलिए फीके गले से बोली, कहूंगी क्या? आपने कहा नहीं कि मैंने खिसका दिया? मुक्तकेशी ने गाल पर हाथ रखा। हाय राम, सुन ले जरा, तुम्हारी चीज है, तुमने कितनी उमंग से छोटी ननद को देना चाहा। मैं वैसा क्यों कहने लगी? मैं पागल हूं क्या? भूत? छी! अपनी अभिनय कुशलता पर आप ही खुश हुई मुक्तकेशी। स्वर्णलता ने इधर उधर ताकर कहा, तो रजा ननद जी ने जो कहा? मुक्तकेशी ने बात को रोक लिया। सो तो कहेगी, नाते की शत्रु अपनों के मुंह में ऐसी ही बात सो होती है। तो आप संदेह किस पर करती हैं? संदेह किस पर करूं? संदेह अपने अदृष्ट पर करती हूँ। गहनों के लिए बेचारी लड़की की ससुराल में कितनी लालत मलामत होगी, सो देखो। होगी कह देने से तो ना होगा। स्वर्णलता ने तीखे गले से कहा, गहनों को निकालना ही होगा। हाय राम, निकालू कहाँ से? पता है मुक्तकेशी को पता नहीं, पर मुक्तकेशी की पोतहू पता निकाल कर ही रहेगी। घूंघट वाली बहू घूंघट उठाकर सबके सामने बोल उठी, लड़का कहाँ है आपका? कौन? मझला लड़का? हाय मेरी माँ, अजीब है, इसकी कमी दरकार है। दरकार है तो क्या घर में इतने लोगों के सामने तुम बुलाकर उससे बात करोगी? हाँ, करनी ही होगी। खोदू, जा मझले बाबू को बुला तो ला। चप्पल चटकाते हुए प्रबोध कुमार बाहर के कमरे से अंदर आया और लाड़ से पूछा, माँ मुझे बुलाया? माँ ने नहीं, मैंने बुलाया है। दर्जी पाड़ा की गली के उस घर में और एक गाज गिरी। यह गाज शायद और भी भयंकर और भी संघातिक थी। मुक्तकेशी से कतराकर मुक्तकेशी के आमने सामने घर में उतने लोगों के सामने घूंघट को थोड़ा कम करके पति के आमने सामने खड़ी होकर बहू ने तीव्र स्वर में कहा, माँ ने नहीं, मैंने बुलाया है। प्रबोध के चेहरे का रंग सहसा उड़ क्यों गया। डबटकर वह पत्नी को चुप क्यों नहीं कर सका। उसने वैसे ढीले स्वर में क्यों पूछा? मतलब स्वर्णलता क्या वास्तव में पागल हो गई थी? वह क्या भूल गई थी कि वह कहाँ खड़ी है लोगों के सामने? नहीं तो वह वैसे ही स्वर में पूछ सकती थी, भला मतलब समझने में तकलीफ हो रही है। गहनों को कहाँ किसका दिया? गहना? गहना? मैं काय का गहना? यानी मुझे क्या मालूम था? प्रबोध की जीभ ने तुतलाए हुए का अभिनय किया। मुक्तकेशी खड़ी खड़ी बेटे का अपमान बर्दाश्त करेगी? हो तो नहीं सकता। कोहनी के ढक्के से बहू को हटाकर बोली, बढ़ते बढ़ते बिल्कुल आसमान में पैर उठा रही हो बहू, होश नहीं है किससे क्या कह रही हो? हाँ, होश ठीक ही है। स्वर्णलता धक्का खाकर भी बाज नहीं है। बोली, बड़ा तो मातृभक्त है लड़का आपका। माँ के पांव छूकर कसम खाए ना कि वह जानता है कि गहना कहाँ है।
ठीक है, वही करता हूँ। माँ के पाँव से 4 हाथ दूर से ही प्रबोध ने हाथ बढ़ाया। पाँव छूकर ही कसम खाता हूँ, डरता हूँ क्या? ऐसी जुर्रत? मैं चोर हूँ? मैंने गहना चुराया? चोरी क्यों करने लगे? होशियार कर दिया है। स्वर्णलता और भी तीखे स्वर में बोली। दामी चीजें पराए घर न चली जाएं, इसलिए रोक लगाई है। मैं तुम्हें पहचानती नहीं, देने को कही इसलिए तुमने मेरी दुर्दशा ऐसी नहीं की। इसके बाद तो जो हंगामा हुआ, उसके बाद स्वर्णलता ने अपने को जब गले में फंदा लटकाकर मरना चाहा, तब आखिर में प्रबोध कुमार ने स्वीकार कर ही लिया। उसके बाद बात को वही दबा करके लड़की को विदा किया। दामी चीजें पराए घर ना चली जाए इसलिए रोक लगाई है। मैं तुम्हें पहचानती नहीं। घर में चर विचर सुवर्णलता कर रही है, काम धंधा करती है, कर्तव्य भी निभाती है। समझ में नहीं आता कि उस रोज ही गहरी रात में उनिंदी आंखों में वह मृत्यु के जितने उपाय हैं उन पर क्यों सोचती रही। और यह भी समझ नहीं आता उसको हर समय मरने की इच्छा ही होती है, किंतु क्यों? चित्रगुप्त भी नहीं समझ ही नहीं सका कि स्वर्णलता का विधाता पुरुष शायद स्वर्णलता स्वयं भी नहीं समझा सकती है। वह आप भी यह नहीं समझ पाती कि जान सुनकर ही दुख को न्योता क्यों लाती है। नहीं तो उसे पड़ी ही क्या थी कि अपनी जेठानी से सास की बुद्धि की व्याख्या करने की, यह बोल बैठने की क्या आवश्यकता थी कि माँ जी की जैसी बुद्धि छोटे देवर जी का भी ब्याह। मूछ मुड़ाकर स्त्री की भूमिका करने में ही जिसकी जिंदगी गुजर रही है, यदि उसका ब्याह ही करना है तो किसी लड़के से करना चाहिए। कहना नहीं होगा, बात फैलने में देर नहीं लगी। 3 साल की टेम्पू बड़े उत्साह के साथ कहती फिरने लगी। मझली चाची ने कहा है, छोटे चाचा तो लड़की हैं, उनका ब्याह तो किसी लड़के से करना चाहिए। और यह भी नहीं कहना होगा कि प्रलय मच जाने में भी विलंब नहीं हुआ। मुचमुंडा जनाना गले वाला प्रकाश चंद्र औरत की इस हिमाकत पर वीर विक्रम से उछल कूद करने लगा। विद्वान विलक्षण प्रभाव चबा चबा कर बोला, असल में इरादा तो और है। यह नहीं चाहती कि दूसरी बहुएं घर में आए, चूंकि अपने मनमानी जो नहीं चलेगी इसलिए बाग बांध रही है। अरे मजले भैया उन्हें लेकर अलग हो जाएं, नहीं तो उनकी देखा देखी आने वाली नई बहुओं को भी दिमाग उनका खराब करवा देंगी ये। केवल एक सुबोधी घर में ऐसा था जो यह सुनकर ठठाकर हंसते हुए बोला, देखता हूँ घर में अकेली मजली बहू रानी को ही थोड़ी बहुत अकल है। माँ पेका के लिए अभी से लड़की ढूंढने लगी, मैं तो यह सोच ही नहीं पा रहा हूँ। सुबोध का अवश्य 7 खून माफ है, क्योंकि गरचे प्रबोध इन दिनों वे हिसाब कच्चा पैसा पैदा कर रहा है, फिर भी घर के मालिक की हैसियत से सारी गृहस्थी के अन्न वस्त्र का भार सुबोध ही ढोता चला आ रहा है। अपने बाल बच्चों से घर भर जाने के बावजूद इधर उसने कंजूसी नहीं की है। भगवान ने नजर उठाकर देखा है, वह बड़ा बाबू हो गया है, परंतु घर में बड़ा बाबू बड़ा साहब सब कुछ मुक्त केशी ही है। उन्होंने सुबोध की सुनी ही नहीं। बेटों का ब्याह कर दिया, नगद लिया, दहेज का सामान घर लाया और एक कुटुंब की निंदा में शतमुख और दूसरे की प्रशंसा में पंचमुख भी हुई। यह मुक्त केशी की राजनीति है। पहले से ही भेद डाल रखना अच्छा है। बहुएं एकजुट हो जाएंगी तो फिर क्या वे सास को मानेंगी? मुक्त केशी की नीति कारगर तो हुई। नई बहुओं के आने के बाद से ही घर के वायुमंडल में उत्ताप का संचार होने लगा। उसी उत्ताप का लाभ उठाकर मुक्त केशी ने एक को प्रिय बना लेने की चेष्टा की। बहरहाल वकील बेटे की बहू ही प्रिया बनी। बेहया की नाई मुक्त केशी उसी की खातिर में लगी है। क्यों? क्योंकि पैरों तले जरा सख्त माटी खोज रही है, वह जिस माटी पर खड़ी होकर प्रतीक्षा से लोहा ले सके। प्रतिपक्ष, यह प्रतिपक्ष कौन है? और कौन? वही दुर्दांत दुर्नीति मजली बहू। उसकी आंखों में मानो दबी आंख की लहक है, होठों के कोनों में उद्धता की झलक। वह जब तक मुक्त केशी के कार्य का प्रतिवाद कर बैठती है, इस पर दिनों दिन उसका पति उपाय भी होता जा रहा है। उसे दबाना हो तो मजबूत माटी का ही तो पांव चाहिए। अनलिखे कानून से सभी भाई अपने वकील भाई को ऊंचे आसन पर बिठाकर अदब की नज़र से देखा करते, लिहाजा उसी खूंटे को पकड़ना ठीक है। इसलिए मुक्त केशी 8 पहर सजली बहू गिरिबाला की तबीयत खराब देखा करती है कि वह खटते खटते अधमरी हो रही है। उसके गुणों की उन्हें तुलना नहीं मिलती। बड़े आदमी की बेटी होते हुए भी वह घमंडी नहीं है, यह कोई मामूली बात है। प्रकाश की स्त्री
बिंदु बड़े घर की बेटी नहीं है, निरे निरुपाय के घर की है। मुक्तकेशी रात दिन उसे सजली बहू का अनुसरण करने को कहती है। मुक्तकेशी की इसी राजनीति की लीला पर बीत रहे हैं दिन। बहती जा रही है प्रकृति की लीला। लड़की और बहू को मिलाकर साल में 3 से कम क्या होती है 100 की घटनाएं। सुवर्णलता, वह भी भला उस दल में क्यों ना हो। प्रकृति तो किसी पर रियायत करने वाली नहीं, और प्रबोध चंद्र भी रिहाई देने वाला पुरुष नहीं। जो स्त्री प्रसूति घर में जाने से डरती है, प्रबोध चंद्र उसे असली के अलावा और कुछ कहने को राजी ही नहीं। अरे भाई, माँ बनने में आपत्ति, इसका मतलब कि रूप और जवानी के झड़ जाने का डर है, और इसका मतलब कि पर पुरुष उलटकर नहीं ताकेगा, यह आशंका। सब समझता हूँ, यह बीवियाना रहने दो। अतएव बीवियाना रख देना पड़ता है। जूझे भी आखिर कितना सुवर्णलता, कितना खंड प्रलय घटाए, कितनी छिचलेदार करे। घर में अब तो केवल गुरुजन ही नहीं, लघुजन भी हैं। लाज तो उन्हीं के आगे है। और फिर ये बराबर वालियां, उन्हें कहीं पता चल जाए कि इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध सुवर्णलता को प्रसूति में घुसना पड़ रहा है, तो वे भला मानेंगी? आहा ही नहीं कर बैठेंगी। इस आहा से ईर्ष्या तो कहीं अच्छी है, सो ईर्ष्या तो वे करती हैं। ब्याह हुए इतने दिन हो गए स्वर्णलता के, फिर भी उसका पति उसके बिना अंधेरा देखता है। पल भर के लिए घर में ना दिखे तो रसातल कर देता है। रसोई में जाने पर बार बार अपने बच्चों से पूछता है, तेरी माँ कहाँ है? और इससे बढ़कर ईर्ष्या की वस्तु और क्या हो सकती है। स्वर्ण के से आजीवन सबने ईर्ष्या ही तो की है, और बाहर के लोगों ने कहा है ऐसी स्त्री मिलना मुश्किल है। मुक्तकेशी के घर के बाहर के लोगों ने यह बात सदा ही कही है, और मुक्तकेशी के घर वालों ने कहा है ऐसी औरत नहीं देखी, कोटि कोटि नमस्कार। बहुत दिन पहले जिस दिन गले में आंचल बांधकर मरने पर तुली स्वर्णलता ने खोए गहनों का पता लगा दिया था, गला खोलकर बोलने की शुरुआत शायद उसी दिन से हुई। बेटी को गहना पहनाकर ससुराल भेज पाकर मुक्तकेशी ने राहत की सांस ली थी, किंतु तो भी कहा था कोटि कोटि नमस्कार तुम्हें, कोटि कोटि नमस्कार। उमा शशि ने भी कहा बाबा नमस्कार। स्वर्णलता के देवरों ने भी कहा था नमस्कार और कोटि कोटि नमस्कार। लेकिन सुशीला ने कहा यह भद तुम लोगों ने ही करवाई। जितना दूर तक बन सका पेवों ने हंसी कराई, लेकिन बदनामी फैली बहू की। और सुशीला के पति ने कहा था किंतु उनके कहने का मूल्य ही क्या है, वे ही तो मुक्तकेशी के संसार के बाहर के ही हैं ना, जिन्हें सुना सुनाकर मुक्तकेशी कहती है नहीं गृहस्थी के जिसके संग वही बड़ी है घरनी, खाया नहीं पकाया जिसका बड़ी रसोईदारनी। लेकिन यह केदारनाथ केवल उसी दिन ही नहीं, बराबर बहुत बार कहते हैं इसे तुम लोगों ने पहचाना ही नहीं। कहते हैं ऐसी लड़की कम ही मिलती है, किंतु मेरी सास जी और उनके सुयोग्य पुत्र ने शिव गढ़ने की मिट्टी से बंदर गढ़ने की प्रतिज्ञा कर ली है, यही दुख है। स्वर्णलता को केदारनाथ से बोलने की इजाजत थी। सच तो यह है कि स्वर्णलता ने ही इसे चालू कर लिया था। उमा शशि नंदोई से बात करने की कभी जरूरत महसूस नहीं करती। घूंघट काटकर खाना रख दिया, पानी बढ़ा दिया, बस। स्वर्णलता ने ही पहले कहा था बड़े जमाई बाबू से बोलने में दोष है क्या? माँ जी, मैं तो उनकी बेटी की उम्र की हूँ। बात गलत भी नहीं थी। केदारनाथ की उम्र हो चुकी है। सुशीला उसकी दूसरी पत्नी है। पहले घर की जो बेटी है वह स्वर्णलता से बड़ी ही होगी, छोटी नहीं। सुशीला जब भी कुछ अधिक दिनों के लिए मैके आती थी, सौत की बेटी को साथ लिए आती थी। अब नहीं आती, वह ससुराल चली गई है। सो जो हो, स्वर्णलता केदारनाथ की बेटी की उम्र की है, इसमें शक नहीं। इसलिए स्वर्णलता को इतना साहस हुआ। मुक्तकेशी फिर भी प्रस्ताव से प्रसन्न मन से लेंगी, यह आशा नहीं की जा सकती। बोली अचानक बोलने की ऐसी जरूरत ही क्या पड़ गई? वह सदा पुकारते हैं अरे कहाँ हो बड़ी मालकिन, कहाँ हो मझली मालकिन। पान तमाकू मंगाते हैं, गूंगी की नाई बढ़ा देती है, शर्म आती है। मुक्तकेशी मुंह बनाकर बोली क्या जाने भैया तुम लोगों के युग की लाज की रीति नीति। जिस बात में लाज आती है उससे तो तुम्हें कभी लाज आती नहीं, और जो सभ्यता भव्यता उसी में लाज आती है। गुरुजनों से बोलने से ही हुआ, यदि मान नहीं रख सके। स्वर्ण हंसकर बोली मान ही क्यों न रख पाऊंगी मान जी, मान ही तो है। मुक्तकेशी ने एक लंबा निश्वास छोड़ते हुए कहा वह शास्त्र तुम्हारी पाठशाला में है, सो तो नहीं मालूम बिटिया। गुरुजनों की हेटी करना ही तो तुम्हारा स्वभाव है। बड़े जमाई बाबू की हेटी करना चाहे, ऐसा भी बुरा कोई दुनिया में है क्या? स्वर्णलता ने कहा वह बड़े जमाई बाबू मुक्तकेशी के अपने जमाई हैं, उन्हें प्रधानता दिए बिना नहीं चलने का। सो बहुत बहुत तर्क के बाद मुक्तकेशी
नीम राजी हुई। वह स्वयं भी तो इतने दिनों तक जमाई से बोलती नहीं थी, घूंघट काटती थी, किंतु जमाई के जी जुड़ाने वाले व्यवहार से धीरे धीरे छोड़ दिया। इसलिए बहू बोलेगी, वो भी वैसी दबंग बहू। यूं ही तो पति के सिर पर पैर रखकर चलती है, फिर यदि पर पुरुष से मुंह खोलकर बोले तो जाने कहाँ जाकर रुकेगी। उन्होंने वही कहा था, बड़े जमाई बाबू से बोलने से कौन सा चतुर्वर्ग तुम्हें मिलेगा तुम ही जानो, किंतु यह भी कह देती हूँ, जानती ही हो पे वो यह सब पसंद नहीं करता। स्वर्ण ने तमतमाई चेहरे से कहा, यदि कोई पागल हो जाए तो उसी की ताल पर चलना होगा। पागल कौन है, यही हिसाब कौन करता है बहू? मुक्तकेशी ने ऊब भरे स्वर में कहा, बोलना है बोलो, मगर ज्यादा है मत करना। तुम्हें तो मात्रा का ज्ञान है नहीं, पेका से ही यूं पटापट बोलती हो। कौन सा मान रखती हो उसका? मान? प्रकाश का? थिएटर में औरत का पाठ करने वाले लड़के की भी मानहानि का प्रश्न? स्वर्णलता की आंख मुंह में हंसी की फिर झलक आ गई। फिर भी गले से मजाक का भाव हटाकर बोली, मान की क्या हानि कर रही हूँ माँ जी, ब्याह के बारे में जरा हंतारक हुई थी, पर वह आक्षेप तो जाता रहा। मुक्तकेशी ने गर्व के साथ कहा, जाता नहीं रहेगा तो क्या तुम लोगों का हाथ उठाने पर छोड़ दूं उसे? और उस गर्व के मौके पर ही स्वर्णलता बोल उठी थी, खैर जाने दीजिए, मैं बड़े जमाई बाबू से बोला करूंगी, है ना? उससे अगर तुम्हारे चार हाथ पांव हो तो बोलना। स्वर्ण ने उसी सतर्क उक्ति को अनुमति मान लिया, लेकिन सच ही तो उस बूढ़े भले मानस से बात करके कौन से चार हाथ पांव हो जाएंगे कौन जाने। किंतु इतना हुआ कि घर की परवर्ती अन्य दो बहुओं ने इस योग का सदुपयोग व्यवहार किया। मुक्तकेशी ने कहा, यह तो हो ही गया, मजली बहू ने आधुनिक हवा का प्रवेश घर में करा ही दिया। उठते बैठते मजली बहू की यह बदनामी। मजली बहू ने घर में अखबार आने का रिवाज चलाया, घर में समीज पहनने की शुरुआत की। इस और में मजली बहू ने साफ बिस्तर चादर की प्रथा का प्रवर्तन किया। मजली बहू ने लड़कियों को भी धर पकड़कर पढ़ने बैठने की शासन नीति जारी की। मजली बहू ने ऐसा किया, मजली बहू ने वैसा किया, मजली बहू ने और भी बहुत कुछ किया। धिक्कारी गई, लांछित हुई, व्यंग विद्रूप से जर्जित हुई, फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ी, अंत तक करके ही रही। जिद्दी स्वर्णलता क्या कुछ कर पाई? सच में समुद्र देखने की बड़ी ही इच्छा थी उसे, जीवन में देख सकी समुद्र। हालांकि इस इच्छा ने उसे जाने किस अतीत काल में विहल किया था। मुक्तकेशी जब मोहल्ला के दल के साथ श्री क्षेत्र गई थी, उस समय क्या उम्र थी स्वर्णलता की? अचानक ही बात उठी, झटपट सब करा लेना है। मुक्तकेशी ने दो जोड़ी बिना कौर की धोती धोबी से धुलवा ली, खुद्दू से सज्जी में ओढ़ने की चादर खिंचवाई। इनके सिवा तैयारी भी कुछ कम करनी पड़ी क्या? कंबल, तकिया, शहद, गन्ने का गुड़, ईसब गोल, अरबा चावल, साबूदाना, मिश्री, छोटी मोटी चीजों का क्या अंत है? फिर यहाँ हथेली पर जान लिए परदेश जाना, और माँ तीरथ करने जाएंगी। यह सुनकर लड़कियां भी एक एक दिन मिलने आई। सुशीला तो कितने दिन रह ही गई। मजली बेटी सुबाला भी आई, दूसरे ही दिन लौट गई। बड़ी ननद को स्वर्ण बड़े प्रेम की नजरों से देखती है, उसमें महत गुण है, किसी से वैर विरोध नहीं, शांति प्रिय, जो कि मुक्तकेशी के पेट की संतानों में दुर्लभ है। ये सभी अशांति प्रिय हैं, बिना बात के बतंगड़, नाहक ही हो हल्ला, खामखी की जटिलता की सृष्टि करना, यही मानो इनका व्यसन है। खास करके स्वर्णलता के वकील सजले देवर और पति परम गुरु का, ये दोनों मानो अपनी उपस्थिति से सारे परिवेश को चौकन्ना किए रखना चाहते हैं, हर पल जोर से घोषित करना चाहते हैं, मैं हूँ। यही उनका विकास है। ऐसा ही होता है शायद। जिनमें अपने को विकसित करने का उपयुक्त कोई विशेष गुण नहीं होता, किंतु अपने को विशिष्ट देखने की इच्छा 16 आना होती है, उन्हीं में यह प्रवृत्ति जन्म लेती है। वही लोग अपने चारों ओर शोरगुल मचाकर एक आवृत्त की सृष्टि करके विशिष्ट बना सोचकर आत्मतृप्ति लाभ करते हैं। किसी भेड़िए या पालकी के कहार से 1-1.5 पैसे के लिए रास्ते में खड़े होकर प्रबोध ऐसे शोर शराबे का दृश्य उपस्थित कर सकता है कि सारे मोहल्ले के लोग हड़बड़ा दौड़ आते हैं। खिड़की खिड़की पर कौतूहल भरी आंखों की भीड़ लग जाती है, और प्रभास की महिमा घर में ही अधिक प्रकट होती है। प्रभास हर बात में पांव ठोककर कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि यह बात कही किसने, सुनना चाहता हूँ कि यह काम किसने किया। उसके बाद
उसके बाद अपराधी के लिए हाथ से सिर तक काटने की व्यवस्था तो है ही। घनघोर मातृभक्त प्रभास चंद्र पग पग पर घर में माँ के सम्मान को क्षुण्ण होते हुए देखता है और उस कल्पित असम्मान के लिए तूफान उठाता है। अवश्य उसका प्रधान लक्ष्य ही होती है स्वर्णलता, क्योंकि स्वर्णलता ही गुरुजनों के मान सम्मान की रक्षा की नीति, नियम, धारा, अनुच्छेद आदि मानकर चलने में वैसी उत्साही ही नहीं है। वह यह नहीं जानती कि बिना कारण के गाली सुनकर चुप रहना चाहिए। वह नहीं जानती कि अहेतुक खुशामद और खातिर भी करनी चाहिए। इसलिए स्वर्णलता का नाम ना लेकर भी शब्द भेड़ी मानों की वर्षा करता है। जो माँ के सम्मान देकर नहीं चल सकती, वह अपना रास्ता देके इस घर में माँ का अपमान करके रहना नहीं चल सकता। इस तरह बहुत बहुत हजार बार रास्ता देखने का हुक्म पाकर आखिर स्वर्णलता ने रास्ता ही देखा था। फिर भी स्वर्णलता की निंदा से आसमान सिर पर उतर आया, इसलिए कि वह अलग हो गई थी। चूल्हा अलग करने की बात जुदा है, जैसे कि छोटी बहू बिंदु ने किया है, लेकिन घर अलग, ये बातें तो बहुत बाद की हैं। स्वर्णलता जब समुद्र देखने की सपना देखती थी, तब उसने अलग होने का सपना नहीं देखा था। मुक्तकेशी श्री क्षेत्र जा रही हैं, वहां समुद्र है। मुक्तकेशी की फींची हुई चादर और तकिए की खोली उठा ले जाने के लिए स्वर्ण रसोई की छत पर आई। यही मुक्तकेशी का विशुद्ध इलाका है, यहीं उनके कपड़े सूखते हैं। बड़ी अचार को धूप दिखाई जाती है। धूप हट जाने पर इन सबको उठा ले जाने का भार भी स्वर्ण का ही है, परंतु यह भार तो उसने स्वेच्छा से लिया है। सांझ में पहले ही तशर की साड़ी लपेटकर वह पास की इस नीची छत पर आ जाती है। गली के अंदर मकान छत में भी घुटी हुई हवा, और हो भी क्या, जिस छत पर चढ़ना नहीं उतरना होता है, उस छत पर उत्ताल हवा का स्वाद कहाँ से आएगा। फिर भी अच्छा लगता है, फिर भी सामान्यतम मुक्ति। ऊपर हवा ना हो, चाहे पैरों तले गोबर और कोयले की बुकनी के गुल बिखरे पड़े हों, फिर भी तो सिर के ऊपर आकाश है। उस पर टूक आसमान की ओर निहारती हुई स्वर्ण कपड़ा सूखने वाली डोरी को पकड़े खड़ी रही। समुद्र क्या उस आकाश जैसा है? नहीं, उसमें तो लहरें होती हैं, तरंगे होती हैं, गर्जन होता है। कैसी अनोखी है वह महिमा। स्वर्णलता की सास मुक्तकेशी जाकर यह महिमा देखेंगी, किंतु उनके मन में उस समुद्र का मूल्य समाएगा कहाँ। वह तो एक बार भी नहीं कह रही कि समुद्र दर्शन को जा रही हूँ, कहती है जगन्नाथ दर्शन को जा रही हूँ, कहती है जगन्नाथ ने बुलाया है। कहाँ, स्वर्णलता को तो समुद्र नहीं बुला रहे। स्वर्णलता की आकुलता से मुक्तकेशी के चित्त की आकुलता क्या कम है? नहीं तो उन्होंने 4 धाम कैसे कर लिया, फिर दोबारा पूरी जा रही हैं रथ यात्रा देखने। केदार, बद्री, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, स्वर्ण के बिहार के पहले और बाद में कितनी ही जगह तो हो आई कि मुक्तकेशी टोले की महिलाओं से व्यवस्था पक्की करने आई। लड़कों को बुलाकर कहा, तुम चारों भाई कौन क्या दोगे सो कहो। लड़कों का मुंह तो सूखा पर हारा नहीं, बोले तुम्हें जो चाहिए कहो। इस बार भी कहा, लेकिन इस बार कुछ अधिक रुपए लगेंगे। रथ का समय है, अटका बांधना होगा, पांडा पूजा करनी होगी, गुड़िया बाड़ी भोग देना होगा। मुक्तकेशी जानती थी रुपया देना होगा तो प्रबोध ही देगा, सुबोध नहीं कह सकेगा, और सजला छोटा तो कंजूसी से नहीं देख सकेंगे। प्रबोध भी कुछ कम कंजूस नहीं था, स्वर्ण की लथाड़ से ही उसे खुला हाथ होना पड़ा है। प्रबोध की आमदनी आजकल ज्यादा है, जहाज घाट में लेन देन का काम कच्चा पैसा, इसलिए दाव देव में बच्चियों की ससुराल के तत्व भेजने आदि के मामले में आजकल माँ का भरोसा वही है। मात्र इसी कारण से अब तक सिर घुटाकर उस पर मट्ठा डालकर स्वर्णलता को घर से निकाल बाहर नहीं किया है मुक्तकेशी ने। रुपए पैसे के मामले में वह दरिया दिल है। मेरे पति का ज्यादा गया यह कहकर कोहरने की बात तो दूर, तुम्हें अधिक है तो अधिक दो कहकर पति की नाक में दम कर देती है। और बाकी तीनों बहुएं एक एक पैसे के लिए तो मरती जीती हैं। उतनी अच्छी है उमा शशि, पर पैसे के मामलों में कंजूसों की सरताज। मुक्तकेशी नित्य जो गंगा नहाती है उसमें क्या खर्च नहीं है। गाड़ी पालकी ना चढ़े, ठाकुर देवता को तो 2-4 पैसा देना पड़ता है, मंगतों को भी धेला पैसा दिए बिना नहीं चलता, और फिर गंगा घाट पर 2-4 फल फलेरी भी तो हो गया, या माटी के 2 खिलौने ही, यह सब तो है ही। ये पैसे स्वर्णलता ही उन्हें देती है और अपने से देती है। इस बार भी प्रबोध ने जो उदार गले से कहा था, थोड़े से के लिए सबको कहने की क्यों पड़ी है माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से 100 तो मैं ही दे सकता हूँ, वो भी पत्नी के दबाव में आकर। लेकिन हाँ, मुक्तकेशी ने मर्यादा नहीं गंवाई। वह उदास भाव से बोली, भाई जिसकी जैसी क्षमता हो तुम लोग आपस में निपटो, मैंने सबसे ही कह दिया। मुक्तकेशी बहू की
वदान्यता से विचलित नहीं होने वाली। स्वर्णलता खींचे हुए कपड़ों को उठाकर नीचे उतर रही थी कि बड़ी बहू के सजले लड़के ने आकर कहा, अरे ओ मजली चाची, मजे से तो छत पे हवा खा रही हो, जाकर देखो ना, उधर दादी तुम्हारी फजीहत कर रही है। बच्चे इसी भाषा के बोलने के आदी हैं, उन्होंने हर घड़ी यही भाषा तो सुनी है। स्वर्ण ने भौं सिकोड़ कर कहा, क्यों, क्या हुआ? हुआ क्या? 700 बार पुकार चुकी है, सुनो जाकर। ओह, यानी 700 बार पुकारने पर जवाब नहीं मिला, यही कसूर बन पड़ा है। वह झटपट कपड़ों को उनकी जगह पर रख कर गई। पूछा, माँ जी बुला रही थी मुझे? मुक्तकेशी ने गंभीर और कठोर कंठ से कहा, बैठो। कुछ भी सी होकर स्वर्ण ने चारों तरफ ताका। परिस्थिति कैसी तो गड़बड़ सी लग रही थी। आसपास भीड़ थी, खून के मुजरिम के चारों ओर फैसला सुनने के लिए जैसे भीड़ जमा होती है, वैसे ही दलान के द्वार पर, रसोई के उसारे पर, भंडार के सामने उसकी जेठानी, देवरानियां और बच्चे बच्चियां खड़ी थी। सुशीला कहाँ है? वह क्या चली गई? किसके साथ? मुक्तकेशी ने पहले ही सुर में कहा, तुमसे निपट लेना जरूरी है मजरी बहू। तुमने केदार से क्या कहा था? शंकित होकर स्वर्ण ने ताका। भला केदार से क्या बोलेगी वह? केदार को तो वह पितृतुल्य समझती है। अवाक होकर पूछा, क्या कहा है? क्या कहा है? आसमान से गिर पड़ी? मैं पूछती हूँ, सिरो छेत्तर जाने के बारे में नहीं कहा? श्री छेत्तर जाने की बात। स्वर्ण की आंखों के सामने पर्दा हट गया। हाँ, केदार से यह कहा तो था, किंतु वह इतना ही दोषावह है, इसलिए कुछ साहस के साथ बोल पड़ी। हाँ कहा था, लेकिन सच ही क्या? महज बात की बात। स्वर्ण ने यही कहा, लेकिन सच ही क्या, महज बात की बात? किंतु स्वर्ण के लिए वह इतना बड़ा सत्य था, स्वर्ण जानती तो थी। उस कहने के पीछे स्वर्ण ने अपने सारे चित्त को उन्मुख कर रखा था। समुद्र का सपना देखा था इसने, इसलिए उस दिन केदार से, हाँ, सास की तीर्थ यात्रा को सुनकर जिस केदार उनसे मिलने आए थे, सुशीला पहले ही देवर के बेटे के साथ बग्गी से आ गई थी। केदार दफ्तर से लौटते हुए आए। क्यों भाई, घर की गृहणियां कहाँ हो? द्वार पर अतिथि आया है। इस परिचित ठट्टा के साथ केदार अंदर आए थे। कल या परसों नहीं, कल ही। छोटी बहू बिंदु पहले ही घूंघट खींचकर मजाक कर बैठी। चूंकि कान को रोक रखा है इसलिए माथा आ पहुंचा। अच्छा। केदारनाथ दलान की चौकी पर बैठ गए। बोले, छोटी तो आजकल बड़ी फाजिल हो गई है। अजी साहिबा, जानती नहीं हो, इस बदनसीब के तो प्राणी इस घर में अटके रहते हैं। घूंघट के अंदर हंसती हुई बिंदु बोली, जानती हूँ। जानती हो तो एक चिलम तंबाकू तो पिलाओ। यह छोटी सलहज केदारनाथ की पोतोहू सी लगती है। अच्छा, भेज दे रही हूँ, आपके प्राणों के महाजन के हाथों ही भेज दे रही हूँ। बिंदु चली गई। केदारनाथ ने जरा जोर से कहा, बात फिक्र मार जो गई छोटी, मतलब क्या है इसका? मतलब समझा देती हूँ, कहती हुई बिंदु ऊपर जाकर भले मानसी स्वर्णलता से बोले, मजली दी, बड़े जमाई बाबू तुम्हें बुला रहे हैं। बड़े जमाई बाबू कब आए? खुशी से स्वर्ण का मुखड़ा खिल उठा। बिंदु ने और भी निरह गले से कहा, अजी अभी अभी आते ही उन्होंने तुम्हारी खोज की। जा रही हूँ, जो चिल्लम चढ़ाकर ही ले जाओ। स्वर्ण उतावली हो गई। वह दौड़ कर गई, धड़ से प्रणाम करके बोली, इतने दिनों से आए नहीं? केदारनाथ ने नकली गांभीर्य से कहा, आने से लाभ, गृहिणी अतिथि को एक बीड़ा पान नहीं देती, एक चिलम तंबाकू नहीं देंगी। केवल चांद मुख देखने के लिए तो 2 कोस दौड़ना इस उम्र में नहीं पोसाता भाई। बेशक पोसाता है, स्वर्ण ने भरमुंह हंसकर बोली। सिर्फ 2 दिन बड़ी ननद जी का मुखड़ा नहीं देख पाया और दौड़ दौड़े आ पहुंचे? ना, देखता हूँ सभी सालियां फाजिल हो गई हैं। केदारनाथ बोले, अजी जनाब, वह मुख चंद्र देखते देखते तो आंखों में छाले पड़ गए। उस नत मटकाने वाले मुखड़े की याद आते ही डर हो आता है। यहाँ आता हूँ तो नाक में कील वाले शौकीन मुखड़े की आशा में। वही सब फिजूल की बात है, बैठी तंबाकू ले आती हूँ। स्वर्ण चली गई। उसने ख्याल भी नहीं किया कि बड़े जमाई बाबू के आने की सुनकर स्वर्ण के उद्भ्रांत सी होकर आने की नकल करती हुई बिंदु और ग्रीवाला आपस में मजाक बना रही थी। बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, आखिर है तो मर्द ही। तिस पर जिसका पति पर पुरुष की छाया देखकर भी जामे से बाहर हो जाता है। जो भी कहो बहना, देखकर हंसी आती है। उन्हें घूंघट तो कपाल पर ही आ जाता है। स्वर्ण को इतना मालूम नहीं। पान तंबाकू लाकर वह डटकर बैठ गई। पूछा, अच्छा बड़े जमाई बाबू, आपने समुद्र देखा है? हाँ देखा तो है, लेकिन बहुत पहले अपनी माँ फुआ को जगन्नाथ दर्शन करा लाया था। बहुत दिन पहले? रेलगाड़ी हुई थी उस समय? पगली, उस समय पूरी की रेल कहाँ थी? हाय राम, तब तो बड़ी तकलीफ हुई होगी। सुनो मछली, तकलीफ सोचो तो तकलीफ, नहीं तो नहीं। और फिर कष्ट बिना किए कृष्ण भी मिलते हैं। मैं खूब कष्ट कर सकती हूँ, स्वर्ण ने धीरे से कहा। केदारनाथ हंस उठे। गला धीमा करके कहा, नहीं कर सकती तो मेरी सास के साथ कैसे निभ रही है? बस इसलिए स्वर्ण केदारनाथ को इतना मानती है। केदारनाथ स्वर्ण को समझते हैं, केदारनाथ इस घर को समझते हैं। स्वर्ण विहल सी हुई, फिर बोली, श्री क्षेत्र जाकर समुद्र देखा था आपने?
स्नेह से केदारनाथ बोले, तुम्हारी ननद तुम्हें क्या यूं ही पागल कहती है? अजी समुद्र देखे बिना कोई जगन्नाथ से लौटता है? देखा भी और नहाया भी। स्वर्ण और भी नजदीक खिसक आई। खूब अच्छा लगा था आपको? कहने की बात है भला। दोनों बेला स्नान किया। स्वर्ण ने विरस गले में कहा, बड़ा विशाल, बहुत सुंदर, खूब लहरें हैं। हाँ हाँ, ऐसा वैसा खूब तंबाकू का दम लगाते हुए केदारनाथ ने कहा। किसी किसी दिन तो सांझ को बालों पर बैठा रहता था, लौटने को जी ही नहीं चाहता था। आप तो ठीक मेरे जैसे हैं, स्वर्ण ने उमकते गले से कहा। इसलिए आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं। केदारनाथ ने मुस्कुराकर कहा, हाय गजब। अरे एकांत में जो कहा सो कहा, मछली फिर मत कहना। मेरी घरनी और तुम्हारे उन्होंने दो में से किसी एक ने सुन लिया तो क्या गुजरेगा, कहा नहीं जा सकता। ऐसे चलते मजाक की कोई परवाह नहीं करती स्वर्ण, यह तेज दिखाती हुई बोली। इस बला से मैं तो ननद जी को बुला बुला कर कहती हूँ, आपके पति देवता से मेरा ब्याह होता तो खूब बनता ना। यह तो घोर पागल है। मजले बाबू, अरे ओ मजले बाबू, जरा अपनी धरनी के मन की मुराद सुन जाओ। स्वर्ण बोली, छोड़िए भी, उन्हें क्या बुलाना, उनसे तो मेरा कभी मेल ही नहीं बैठता। अरे यह भी कोई बात है, मेले मिला लेना चाहिए। अजी जो होने का ही नहीं वह कैसे होए? स्वर्ण ने एक बार की संभावना की जड़ पर चोट मारकर कहा। उस बात को रहने दीजिए, आप मेरा एक उपकार कीजिए जमाई बाबू, बिकी रहूंगी, माँ जी से कहिए वह मुझे भी साथ ले जाएं। कौतुक प्रिय केदारनाथ बिकी रहूंगी प्रसंग से कुछ मजाक जुटाना चाह रहे थे, परंतु स्वर्ण के आवेग से कांपते मुखड़े की ओर देखकर अपने को संभाल लिया। अवाक होकर बोले, साथ ले जाए? कहाँ? पुरी? पुरी? तुम्हें पुरी ले जाएंगी? मेरी पूजनिया सास जी? फिर तो हो चुका। समवयस्क केदारनाथ सास के बारे में ऐसा ठट्ठा करते ही रहते हैं। स्वर्ण ने कहा, वह मुझे मालूम है, तभी तो आपकी शरण में आई हूँ, आपके पैरों पड़ती हूँ। एक बार कहिए ना उनसे, आपके कहे ना नहीं कह सकेंगी। आह, समझ नहीं रही हो। कहना ही तो निंदा की बात होगी, सभी बहुओं के लिए कहता तो एक बात थी। सभी बहुएं? स्वर्ण ने तीखे गले से कहा, वे क्या समुद्र देखना चाहती हैं? उन्हें तो महज ढेरों पकाने और ढेरों खाने में ही आनंद आता है। आप मेरे लिए जरा कहिए तो। कहिएगा, पगली है बेचारी का बड़ा अरमान है। केदारनाथ ने शायद समझा यह पागल जैसी ही बातें करती है, फिर भी आमने सामने ही उसकी आशा पर पानी फेर देना नहीं बन पाया। स्नेह से बोले, अच्छा कह दूंगा। स्वर्णलता की आंखों के सामने आशा का दिया जल उठा। आनंद से डगमग करती हुई बोली, कह देखूंगा नहीं, यह आपको कर ही देना होगा जमाई बाबू। समुद्र देखने की बड़ी ही इच्छा है मेरी। लगता है एक बार समुद्र देख लूं तो मरने में भी हिचक ना होगी मुझे। पगली की बात, अच्छा अच्छा कह देखूंगा। दिलासे की इसी तेल तले से अबोध सुवर्णलता ने आशा के दिए को जला रखा। उसे लगा पूरी का टिकट उसका खरीदा जा चुका। तब से 24 घंटे तक समुद्र के स्वप्न में डूबी रही वह। हठात किसी ने उसे वहां से खींचकर पत्थर पर दे मारा। मुक्तकेशी का दरबार लगा, जिरह शुरू हुई। क्या कहा है तुमने केदार को? स्वर्ण ने थमथमाते हुए कहा, कहा था जाने को जी चाहता है। बस इतना ही नहीं, यह नहीं कहा था कि बड़ी सजली छोटी बहू ढेरों खाती है? स्वर्ण ने अवाक होकर कहा, यह मैंने कब कहा? क्यों? जब बड़े जमाई की गोदी के पास बैठकर लाड़ लड़ाया जा रहा था, यूं ही क्या बहुओं को घूंघट और पर्दे में रखने का रिवाज है मजली बहू? तुम जैसी औरतों के ही तो कारण। और भी दो बहुएं हैं तो उनसे तो बात करती है, किंतु कहाँ, वे तो उनकी गोदी के पास नहीं बैठने जाती। गनीमत की पेबो ने देखा नहीं तो गुरु लघु मानता है वह। बड़े जमाई बाबू के पास बैठकर लाड़ लूटा जा रहा था। जगन्नाथ ले जाने की चिरौरी हो रही थी। वे लोग ढेरों खाती है, उन्हें जाने की जरूरत नहीं। मैं बड़ी दुलार हूँ, मुझे ले जाने को कहो। मैं पूछती हूँ क्यों? तुम में इतनी ढिठाई क्यों? वे लोग तुम्हारे बाप का खाती हैं? स्वर्ण को प्रसंग याद आ गया, इसलिए विस्मय जाता रहा। विरोध करती हुई बोली, मैंने वैसा सोचकर नहीं कहा था। तब तक बड़ी बहू की बेटी मल्लिका बोल उठी, हूँ नहीं कहा, मैंने सुना नहीं, टेम्पी ने भी सुना। तुमने बड़े फूफा जी से कहा नहीं कि वे ढेरों पकाती हैं ढेरों खाती हैं? अब झूठ बोल रही हो ना। इसमें मल्लिका को कोई दोष नहीं। इस घर के बच्चे ज्ञान चक्षु खोलने के साथ ही तो देखते आए कि सब लोग स्वर्णलता के खिलाफ हैं। स्वर्णलता सबकी आलोचना की पात्र है। स्वर्णलता को एक हाथ लेने की ही ताक में रहते हैं सब। फिर उनका भी तो मनोभाव वैसा ही क्यों ना हो। स्वर्णलता की अपनी बेटी पारुल भी क्या उन्हीं लोगों के दल में नहीं है? लड़के दोनों अवश्य माँ से हिले हैं। लड़की मल्लिका की ही जोड़ी है, किंतु आज मल्लिका के नसीब में दुख लिखा था। पुरखिन की तरह बोलते ही उसने एक जोर का थप्पड़ खाया। उसकी बात सुनकर स्वर्ण के माथे में आग जल उठी। हाँ कहा है और ठीक ही कहा है। तू रत्ती भर की लड़की, तेरी इतनी सरदारी काहे की रे? कहकर उसके गाल पर तड़ाक से एक थप्पड़ जमाकर वह अपने कमरे में चली गई। ख्याल ही नहीं रहा कि अधूरी विचार सभा
ठक होकर उसकी ओर ताकती रह गई। किंतु कार्यभार समाप्त किए बिना क्या विचार सभा निश्चिंत हो सकी? वह मुलतवी बैठक फिर नए सिरे से नहीं बैठी। स्वर्ण का विचार हुआ। उस विचार के सिलसिले में समुद्र का कुछ आभास मिला। लहरें, हल्फे, गर्जन, लोना स्वाद, उसी की क्या कमी? वह भी तो अगाध अनंत जमा है बालू पर पछाड़ खाने भर की देर। और केदारनाथ तथा सुशीला, वे लोग तो पहले ही जा चुके थे। चेष्टा करने की चेष्टा में केदारनाथ आज भी आए थे। उन्होंने चर्चा छेड़ी, नहीं कि कल का सारा इतिहास निकल पड़ा। उसके बाद ही आंधी उठी। परिस्थिति का आभास मिलते ही सुशीला ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही चल दूं। चलो, नजरों के सामने बेचारी बहू की क्या दुर्गत नहीं देख सकूंगी। उस दुर्गत से बचाने की चेष्टा करने से विपदा और बढ़ेगी ही है। कुछ अनजानी बात तो नहीं। फिर भी खैर नहीं हुई। 2-3 बच्चों की मां हो जाने पर भी प्रबोध ने मारपीट छोड़ दी थी, परंतु पराये पुरुष के निकट बैठकर लाड़ लड़ाने की खबर से वह अपने को काबू में नहीं रख पाया। खूंखार जानवर की तरह झपट पड़ा। दीवार से उसका माथा ठोकते हुए बोला, बोल, अब तो उस बुढ़े से नहीं बोलेगी, प्रतिज्ञा कर। नौच कर दांत काटकर सुवर्ण ने अपने को छुड़ाया और हाफती हुई बोली, नहीं करूंगी प्रतिज्ञा। तो फिर तेरे प्यार के उस बुढ़े का ही खून कर दूंगा। कर देना, संसार में 2 विधवाएं होंगी और क्या। खून करने से रिहाई तो नहीं मिलेगी, तुम्हें भी फांसी पर चढ़ना होगा। इस दुस्साहस प्रधा के सामने प्रबोध सन रह गया। हाँ, ऐसा ही स्वभाव है उसका। शायद दुर्बल चरित्र का ही ऐसा स्वभाव होता है। केचुआ को तनकर खड़े होते देख वे डर जाते हैं और अपने को संभाल लेते हैं। स्वर्णलता यदि उमा शशि होती, प्रबोध जाने कब का उसे ठुकराकर छोड़ देता और कच्चे पैसे के सद्व्यवहार का रास्ता खोजता। लेकिन स्वर्णलता की यह दुस्सह प्रधा ही एक जबरदस्त आकर्षण है। इसलिए प्रबोध एक बार होश हवास गवा बैठकर पीटता है और दूसरे ही क्षण ज्ञान शून्य होकर पैरों पड़ने लगता है। उस दिन भी शुरू से सन होकर ही सहसा उसने सुर बदला। स्वर्णलता के नाखून की खरोच के छिले स्थान को फूकते हुए बोला, उफ, नाखून और दांत तो बाघ का विष है। फांसी पर लटकाने की मुख्य गवाह शायद तुम ही होगी। 1000 बार। प्रबोध के गले में मान का सुर बज उठा। सो जानता ही हूं, इस आपदा के मर जाने से तुम जी जाओ, यह जानना बाकी नहीं है, मगर यह ख्याल कि उसी के साथ तुम्हारा मछली खाना भी तो जाता रहेगा। स्वर्णलता उजड़े जुड़े को संभालकर अपना तकिया फर्श पर डालकर लेटती हुई बोली, तुम लोगों की तरह खाना ही मेरे लिए चतुर्वर्ग नहीं। यानी विधवा ही होना चाहती हो? हाँ, वही चाहती हूँ। सुन लिया ना। अब क्या करोगे? मेरी प्रार्थना पूरी करने के लिए जहर खाओगे या फांसी लगाओगे? ऐसी स्त्री को प्रबोध किस उपाय से दबाए? मार डालने के सिवा तो और कुछ किया नहीं जा सकता। किंतु प्रकृति के एक निष्ठुर कौतुक के पेश से वह खुद ही निराकाबू है। इतना कुछ होने के बावजूद माटी पर लेटा वह लंबा, स्वस्थ, बलिष्ठ शरीर मानो 1000 हाथों से उसे खींचने लगा। 3 बच्चों की मां हो गई, फिर भी तंदुरुस्ती उसकी जरा कम नहीं। लिहाजा अब खुशामद की बारी। किंतु वह कुछ अजीब सी लुब्ध पुरुष की गहरी रात की उस विचित्र चेष्टा का इतिहास मरकर जी जुड़ा लेने के सिवाय स्वर्ण को ही इससे छुटकारे का क्या उपाय है? रात को किवाड़ खुलकर निकल आने का बचपना करना अब नहीं चल सकता। चारों ओर 40 आंखें हैं। छोटों की सोचते ही वह तीव्र आकांक्षा बुझ जाती है। परंतु मरने का उपकरण भी तो दुर्लभ है। सांस के बाद की मालिश की एक दवा छिपाकर रखी जरूर है, परंतु उस पर खास वैसी आस्था नहीं। फिर क्या हंसी कराएगी? मरने की चेष्टा करके नहीं मर पाकर फजीहत कराएगी। उससे यह विश्वास कर लेना ही अच्छा है कि किसी और की तरफ उसके ताकते ही प्रबोध के दिमाग में आग दहक उठती है। भले बुरे का ज्ञान नहीं रह जाता, इसलिए वह ऐसा कर बैठता है। कारण तो साफ ही है, प्रेम की अधिकता। पैरों पर सिर पीटकर यही समझाना चाहता है प्रबोध। बिटिया दादी के पास होती है, किंतु बच्चे दोनों भी तो बड़े ही हो रहे हैं। उनकी नींद के गाढ़ेपन का विश्वास नहीं। अंत में उस अधिकता को समझाने के अलावा या समझने के अलावा चारा ही क्या है? मुक्तकेशी तीरथ से लौटी और साथ लेती आई सजली बेटी सुराज को। नहीं, तीरथ में पाया नहीं उसे। संप्रति उसके पति की बदली कटक में हुई ही है। यहाँ 2-1 दिन रही और एक बारगी उसे साथ ही लेती आई। बोली, अरे इतनी बड़ी खबर तू दबाए बैठी रही सुरो। बलिहारी ऐसे समय कभी अकेले रहते हैं? सुराज के पति की नौकरी बदली वाली है। सुराज मेम साहब की नाई के साथ साथ घुमा करती है। नौकर, रसोईया, अर्दली, बैरा सबसे बोलती है। पति को जरा भी इधर उधर करने से प्रलय कर देती है। वह प्रलय अवश्य मुक्तकेशी जैसा नहीं होता। वह प्रणय के परिचय की घोषणा मात्र होता है, फलस्वरूप सभ्य और मार्जित होता है।
सूरज को देखकर समझना मुश्किल है कि वह कभी इस घर की लड़की थी। वह सदा चुस्त जैकेट बॉडी पहनती है, गहने पहनने को वह पुरानापन कहती और हंसती है। सोने की कंघी लगाकर वह जूड़ा नहीं बांधना चाहती, वह शायद वहां रहकर जूता पहनती है। सूरज कभी ही आती है। अंतिम बार आई थी विराज के ब्याह के समय। गोल माल देखकर, पति को चिट्ठी लिखकर समय से पहले ही खिसक पड़ी थी। अब की जो आई वह कुछ इच्छा से नहीं, माँ की जिद करने पर। पति ने भी कहा ठीक ही है, जब इतने दिनों के बाद फिर हो रहा है तो माँ के पास रहना ही ठीक होगा, कलकत्ता शहर। सूरज को एक लड़का है, 10 साल के बाद फिर यह काज। मुक्तकेशी का क्या यह केवल मातृ स्नेह था? उसके अलावा कुछ और नहीं था? अपनी 16 आना स्वतंत्र मेमसाब बेटी को अपने सगों को दिखाने की चाह भी नहीं थी क्या? इससे पहले वह जब आई थी इतनी सुख स्वाधीनता नहीं थी। सास दईमारी जिंदा थी, वह बला भी अब चली गई, इसलिए बेटी को कलेजे से लगाकर ले आई मुक्तकेशी और एक एक को पकड़ पकड़ कर सुनाने लगी। इतनी बड़ी बात, मैं माँ हूँ, मुझे नहीं बताया? सूरज शर्मा कर बोली, क्या ऐसी बात? माँ भी क्या यह बात और नहीं देख रही हो क्या? पकड़कर सुनाने लगी। इतनी बड़ी बात, मैं माँ हूँ, मुझे नहीं बताया? सूरज शर्मा कर बोली, क्या ऐसी बात? माँ भी क्या है यह बात और यह नहीं देख ही रही हो क्या? मुक्तकेशी बोल उठी, देखती क्यों नहीं, रोज ही देखती हूँ। बतख मुर्गी की भांति पैक पैक करके वंश वृद्धि हो रही है, देखती नहीं हूँ? लेकिन उससे अपनी तुलना तू मत कर। सूरज ले जाकर चुप हो गई। किंतु सूरज इस घर में हाँफ उठी। कभी वह यहाँ रही है, इस बात पर मानो उसे विश्वास ही नहीं होता। सूरज के भाई लोग कैसे स्थूल हैं, कैसे अमार्जित, कैसे पुरानपंथी। उसकी भाभियां दाई नौकरानियां जैसी, उसके भतीजे भतीजियां गुहाल की गाय बकरी। आश्चर्य है, अच्छे ढंग से रहने की इच्छा ही नहीं होती क्या इन्हें? उसने यही पूछा। कहा, गृहस्थी में खर्च तो कुछ कम होते नहीं देख रही हो, किंतु तुम लोगों में सौष्ठव की भला क्यों नहीं है? खर्च बेशक धनी सूरज की खातिर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। विराज एक और ढंग की बड़ी है, यह और ढंग की। विराज के लिए आंख की शर्म नहीं, इसके लिए है। फिर भी लाज क्या बचाई जा पा रही है? लाज तो चारों ओर बिखरी हुई है। सूरज ने कहा, स्वामी डांटेगा और सहना होगा। क्यों, दुनिया में रस्सी नहीं है क्या? सूरज ने कहा, चुपचाप मार खाती है इसलिए इतना अत्याचार होता है तुम लोगों पर। अरे बाबा, अपना सम्मान आप रखना होगा। मजले भैया ही घर के सर्वे सर्वा कैसे हो गया, मैं यह नहीं समझ पाती। और मजले भैया का यह संदेह रोग तुम सहती कैसे हो मजली भाभी, सोच नहीं सकती मैं। धोबी के सामने निकली, इसके लिए मजले भैया ने गत की तुम्हारी। मैं तो हाँ हो गई देखकर। मैं होती तो क्या करती पता नहीं, उसे दिखा दिखा कर और राहगीरों से बात करती। ऐसी बातों में स्वर्ण चुप ही रही। इस सहानुभूति में उसने छिपे एक अपमान की ज्वाला का अनुभव किया। सर्वे सर्वा वाले प्रसंग में गिरीबाला भी जलन महसूस कर रही थी, इसलिए वह बोल उठी, सो तो करती, पर उसके बाद जब मार पड़ती। मार? सूरज ने भो सिकोड़कर कहा, और नहीं तो क्या। मजले जेठ को इसमें झिझक नहीं, तुम शिव जैसे आदमी के हाथों पड़ी हो। सूरज ने स्वर्ण के मुंह की ओर देखा, उसे डर लग गया, इसलिए वह झट बोल उठी, असली बात क्या है जानती हो सजली? मातृ निंदा महापाप है, फिर भी कहे बिना रहा नहीं जाता। माँ के पीठ पर रहने से ही इतना संभव हुआ है। मेरी माँ तो सहज नहीं है, पुरुष अकेला पड़ते ही स्त्री के आगे पीछे भिग्गी बिल्ली बनता है। माँ, बड़े भाई बहन भाभी चारों ओर के बल से उनकी बाढ़ बढ़ जाती है। तुम्हारे नंदोई अकेले पड़ गए हैं ना, इसलिए शिव जैसे हैं। खैर, उससे मैं के लिए हुई, लेकिन मुक्तकेशी ने फिर आग भड़काई। हेमांगिनी आई सूरज से मिलने। गला खोलकर हंसते हंसते मुक्तकेशी बेटी के डेरे की सुख समृद्धि को सुनाने लगी वंशवत जमाई की अनुगतता की कहानी। उफ, घर कैसा, बिल्कुल साहब का घर समझी हेमा। कोच कुर्सी टेबल आईना, कितना ठाट। मेरी सिरों घूमती है जैसे मेम, पैरों में जूते मोजे, विलायती ढंग का पहनावा, और जमाई के ही क्या बताऊं जो हाल है। वैसा एक दबंग अफसर, पर सुरों के सामने चोर। सुरों कहे उठता है, सुरों कहे बैठता है। सुरों ने आंखें तरेरी तो आंखों में अंधेरा देखता है। दूर से सुना, आंखों तो देखा नहीं हुआ। देखकर कहूँ क्या, आंखें जुड़ा गई मानो कि इस जमी जमाई बैठक में अड़ंगा आया। कहाँ से तो अचानक स्वर्णलता आकर पूछ बैठी, यह सब देखकर आपकी आंखें जुड़ाती है माँ जी? मुक्तकेशी पहले तो थमथमा गई, उसके बाद कपाल पर शिकन डालकर बोली, क्या सब? यही मर्द बीवी की बात पर उठता बैठता है, स्त्री के आंख तरेने पर आंखों से अंधेरा देखता है, और कोच कुर्सी टेबल आईना वगैरह वगैरह। मुक्तकेशी बिगड़कर बोली, सुनकर तुम्हारे बदन में आग लग गई है बहू, क्यों ना हो, ईर्ष्या से तो भरी हो। अरे मैं कहती हूँ, तुम लोगों ने ही अपने खस्मों को कौन नहीं भेड़ा बनाया है।
अरमान हो तो पहनो मोजा जूता, खाना खाओ टेबल पर बैठकर, धन्य हो बाबा। सुख से जरा गपशप करने बैठी, इनके बदन में जैसे सुई चुभ गई। सुई क्यों चुभेगी माँ जी? स्वर्ण ने छूटते ही कहा। सुख की बात से सुखी होता है। लगता है बंगाल की फिर भी एक स्त्री आदमी की तरह तो जी रही है, किंतु आप लोगों को मेम साहिब भी अच्छी लगती है, इससे अचरज हो रहा है। मुक्तकेशी को उचित उत्तर ढूंढे नहीं मिला। स्वर्ण के चले जाने पर बोली, देख लिया ना हेमा, आग की इस अंगीठी को लेकर मैं घर करती हूँ। मुक्तकेशी सदा यही कहती है, सभी यही कहते हैं, आग की अंगीठी, किंतु उस आग में स्वर्ण किसे जला सकी? जलाया भी क्या, खुद ही तो जल जल कर राख हो गई। विडंबना ही है। विडंबना ही तो है। मातृभक्ति और ब्याह, इन दोनों में विरोध हो सकता है, यह किसने सोचा था? खैर, नेपथ्य की बात है। फिर अभी सामने माँ। सो लड़कों ने नितांत अनुगत को ही कहा, तुम जैसा अच्छा समझो माँ। मैंने तो अच्छा समझ कर ही कहा है, लेकिन तुम लोग अब विज्ञ हुए हो। अचानक प्रबोध चंद्र ने आगा पीछा करके कहा, कहाँ जाना पड़ेगा? मेरे ससुराल? मुक्तकेशी ने कहा, जानती हूँ, होते हुए भी तो नहीं है। हालांकि सुना है ससुर मर्दुआ भी नौकरी करता है, दोनों साले भी तैयार हो गए हैं। छोटे ने तो ब्याह भी नहीं किया है, प्रदेश में रहता है, रुपया भेजता है। कहावत है ना, रहे बैल ना जीते हल, उसको कब पड़ती है कल वही हाल। इन तथ्यों से प्रबोध अवाक हो गया। ससुराल नाम की उसे एक जगह है, इसका प्रमाण पाने का सुयोग उसे नहीं मिला। सास की कलंक कथा ने सहज दारा के मुंह पर पत्थर डाल दिया था। शुरू में वही जो एक बार लिवाने आए थे ससुर, मुक्तकेशी ने फजीहत करके उन्हें विदा कर दिया। उसके बाद किसी उपलक्ष्य में न्योता करने आए थे, नहीं भेजा। पहले एक आध बार आते थे, अब नहीं आते। तब से सब नाता ही चूक गया। जीवन में स्वर्ण ने कभी उच्चारण भी नहीं किया कि बाबूजी के लिए जी कैसा करता है, या उन्हें एक बार देखे बिना अब रहा नहीं जाता। हठात मुक्तकेशी के मुंह से उनकी खोज खबर? प्रबोध ने एक बार धीमे से पूछा, किसने कहा तुम्हें? मुक्तकेशी ने गंभीर होकर कहा, तेरी माँ को किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, हवा से खबर मिलती है। मजली बहू की, बुढ़िया फूफी की एक सौतेली बेटी ने, अपनी हेमा के बेटे की सास है ना, उसी के सूत्र से खबर मिली है। फूफी, सौतेली बेटी, साली, सास। प्रबोध ने संपर्क के इस जटिल जाल से मुक्त होने की चेष्टा नहीं की, केवल साहस से बोल उठा, लेकिन वे लोग तो 7 जन्म में भी विदा करा कर ले जाने के लिए नहीं कहते। कहे कौन? माँ है तुम्हारी गरुड़ ध्वजा सास की रथ से दोनों कुल गए। जो हो विदा कराने की कहने की आदत उन्हें नहीं है, इसी से नहीं कहते। तू जाकर बहू को रखाना। अब प्रबोध की ओर से सुबोध ने पतवार थामे, लेकिन माँ, जब उन लोगों ने कहा ही नहीं। ऐसे में मुक्तकेशी ने बात पूरी नहीं करने दी, बोल पड़ी, उन्हें क्या पता है कि तुम लोग कर्ज देन में पड़ गए हो? तुम्हारे साले ससुर ज्योतिषी हैं, यह सुना है? सो तो नहीं, यानी प्रबोध ने आखिरी कोशिश करके कहा। 7 जन्म में नहीं कहता, हठात अपने से। बेटी के वक्तव्य को मुक्तकेशी ने पूरा नहीं होने दिया, बोली उठी, अपने से पहुंचा आने से यदि भगा देने का डर हो तुम्हें तो फिर तो भेजने की बात ही नहीं उठती, किंतु सदा से जानती हूँ भाई बेटी आराधना की वस्तु होती है। मैके जाने पर बाप भाई सिर आंखों पर ही रखते हैं, तो फिर वैसा ही होगा। कर्ज के अचानक कर्ज में पड़ जाने के कारण मुक्तकेशी सभी बहुओं को अपने अपने घर भेज रही थी। उस समय लड़कों ने मैदान छोड़ दिया, क्योंकि अनुभव तो वे कर ही रहे थे कि नेपथ्य में 3 जोड़ा कान उत्कर्ण है। उनका मुंह बंद करने की कार्यकरी पद्धति आजकल कारगर नहीं होती। इस विद्रोहात्मक मनोवृत्ति को लाने वाली सुवर्णलता है, इसमें कोई संदेह तो नहीं। मझला और छोटा भाई इसलिए हर पल उसे भला बुरा कह रहे हैं, मन ही मन, परंतु इससे तो महज बदन की ही न जलन मिटती है, संक्रामक व्याधि तो अपना काम करती ही जाएगी। बाबुओं के दृश्य होते ही रंगमंच पर आविर्भूत भी हुई नेपथ्य चारणियां। बहुएं कहीं आसपास ही हैं। मुक्तकेशी ने यह अनुमान किया था, सोचा भी था कि ठीक ही है, जान ले, सामने आकर विरोध तो नहीं कर सकेंगी, और विरोध भी तो करे क्या? मैके जाने का मौका मिलने से तो मुट्ठी है स्वर्ग में। हाँ, बड़ी बहू को सबके साथ शामिल गिनकर समदृष्टि के प्रकाष्ठा दिखाने पर भी मन ही मन उसे नहीं गिना। उसे नहीं भेजेंगी, ऐन मौके पर कोई बहाना करेंगी, सभी चली जाएंगी तो चलेगा कैसे? गुरु गंगा छोड़कर मुक्तकेशी अब अपने बेटों के लिए दफ्तर की रसोई तो तैयार नहीं करेगी। बड़ी बहू के जाने से तो नहीं चलेगा, जिधर पानी पड़ता है उधर छाता पकड़ती है वह। लेकिन बम बोला है, घर की चीटी तक से डरती है, वह रहेगी। मझली, सजली और छोटी को ही भेजना होगा। खुशी के मारे नाचेंगी सब, सजली छोटी तो नाचेंगी ही, लेकिन मझली, उसका मामला जरा गोलमाल है। उसकी मति गति कभी स्वाभाविक रास्ते ही नहीं चलती। हो सकता है छूटते ही क्या बैठे, मैं नहीं जाऊंगी।
बहुओं को इधर आते देख मुक्तकेशी गंभीर चाल से दिए की बातें बांटने लगी। घर में बातें भी तो लगती कम नहीं है। जिस बात का डर था वही हुआ। स्वर्ण आपे से बाहर हो गई। कितनी देर के बाद जैसे भतीजी मल्लिका की पुकार से सुध आई। मल्लिका चीख कर पुकार रही थी, मजले चाचा जल्दी आओ, दादी जी बुला रही हैं। मुझे? किस लिए? मल्लिका फर्राटे के साथ बोली। मैं नहीं जानती, मजली चाची ने दादी जी को खरी खोटी सुना दी, शायद इसलिए। प्रबोध ने कातर गले से कहा, मल्लिका रानी बिटिया मेरी, जाकर कह दे मजले चाचा घर में नहीं है। खूब कहने से ही हुआ। अभी अभी आरु तुम्हें देख नहीं गई है तो फिर यह कह दे कि नल घर में है। मैं बाबा झूठ मूठ नहीं कहने वाली, जी चाहो जाओ चाहे ना जाओ। कहकर धर्मपुत्र की महिला संस्करण मल्लिका धर्म की महिमा बिखेरती हुई चली गई जैसे गृहिणी हो। लाचार बलिदान के बकरे की तरह प्रबोध को जाना पड़ा। बेटे को देखकर मुक्तकेशी ने जल्द गंभीर स्वर में कहा, बेटा प्रबोध, मूर्ख स्त्री मान लो एक असंगत बात बोल ही बैठी तो उस अपराध का दंड देने के लिए तूने स्वयं ही क्यों नहीं 7 जूते लगाए? पत्नी से अपमान कराने से कहीं अच्छा था ना। माँ, प्रबोध प्राय माँ के पैरों के पास पड़कर बोला, जिसे तुम्हारा अपमान करने का साहस हुआ जूता उसी को खाना चाहिए। है कहाँ वे, अभी कोई किनारा हो जाए। मुक्तकेशी जरूर खुश हुई, नहीं तो तू पर नहीं आती। बोली, ठहर भी पेबो, वीरता की बड़ाई ना हाँक। इधर तो बीवी के डर से केचुआ जैसा सिकुड़ जाता है। तुझमें अगर मर्द की हिम्मत होती तो तेरी बीवी ऐसी दुशासन नहीं बन जाती। जननी की इस धिक्कार से प्रबोध चंद्र दुशासन शामक भीम का रूप धारण कर हुंकार उठा, मल्लिका बुला ला अपनी मझली चाची को, भले भले ना आए तो झोटा पकड़कर खींचती ले आ। मुक्तकेशी के कुलिश कठोर होठों की फांक से संभवतः शीन हंसी का आभास सा दिखा, किंतु उसे दबाकर बोली, रहने भी दे, हंगामे की जरूरत नहीं। जैसी भी ही रहे तुम लोग मुझे आज ही काशी भेज देने की व्यवस्था कर दो। बेटे की बहू की लात खाकर घर से चिपटे रहने की प्रवृत्ति मुझ में नहीं। किंतु मुक्तकेशी की बात पूरी होते न होते किसी ने अंदर बम फोड़ दिया। नहीं तो सब लोग वैसे चौंक उठते। बम ना हो किंतु बम से भी शक्तिशाली, मृदु लेकिन एक तीक्ष्ण प्रतिवाद। अपमान? अपमान मैंने किसी का नहीं किया। मुंह के जोर से ना को हाँ कर दे तो मैं क्या करूं? कहा। किसने? स्वर्णलता ने यह कहा। पति के सामने, जवान देवरों के सामने साफ सीधे सास की बात का प्रतिवाद किया। वज्राहत भाव कट जाने पर मुक्तकेशी जरा कड़वी हंसी हंसकर बोली, इसके बाद भी तुम लोग मुझे इस घर में रहने को कहते हो? माना मैं तुम्हारी शंख की चुड़ी वाली माँ नहीं हूँ, फिर भी माँ ही तो हूँ। बड़ी बहू! अचानक जैसे सोया बाघ दहाड़ उठा। बड़ी बहू! चीख से घर कांप उठा। कसूर मजली ने किया, बुलाहट बड़ी को क्यों? कोई समझ नहीं सका। सब थरथर करने लगे। मजली देवर से बड़ी बहू तो बोलती भी नहीं, फिर भी इस पुकार के बाद बैठी भी नहीं रह सकी। घूंघट काढ़े कांपती हुई रणस्थल पर पहुंच गई। प्रबोध ने उत्तेजित होकर कहा, बड़ी बहू, मजली से कहो माँ का पैर पकड़कर क्षमा मांगे। ओह, यह बात? इसी के लिए बड़ी बहू की बुलाहट? माँ के सामने सीधे स्त्री को संबोधित तो नहीं किया जा सकता, इसलिए बड़ी बहू को माध्यम बनाया। अवश्य अवश्य यह आशा थी कि बड़ी बहू को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, इस घुड़की से ही काम चल जाएगा। लेकिन गजब, ऐसी गरज के बावजूद भी स्वर्णलता काट के खिलौने सी खड़ी रही। बड़ी बहू, उसकी गर्दन पकड़कर माफी मंगवाओ। उमा शशि नजदीक आई, धीरे से कहा, स्वांग सी खड़ी क्यों है रे मजली, मांग ले माफी। नजर उठाकर स्वर्णलता ने उमा शशि को देखा। उस नजर से उमा शशि हिम हो गई। सास की आंखों की बहुतेरी भयावह दृष्टि देखने की आदत है उसे, किंतु ऐसी निगाह कभी नहीं देखी। अरे स्वर्णलता क्या पागल हो गई है? यह तो साफ पागल की आंख है। वही आंख उठाकर स्वर्णलता ने तीखे स्वर में कहा, क्यों माफी क्यों मांगू? उमा शशि, अरे मांग लेने से ही तो सारा झमेला चूक जाता है। बोल अच्छी बहन, बोल दे। माँ जो कहा है बिना समझे कहा है। किंतु उमा शशि के कहे मुताबिक झमेला मिटा पाने से तो धरती ही समतल हो जाती, सो नहीं होने का। स्वर्णलता ने यह नहीं कहा। वह बोली, बिना समझे तो कहानी समझकर ही कहा है। हाँ, स्वर्ण ने समझ बूझ कर ही तो सास से कहा है कि पिताजी से नाता तोड़ लिया गया है। उन्होंने जब खोज पूछ की तो उन्हें दूर दुराकर भगा दिया, और अब जब अपने घर में दानों के लाले पड़े तो जबरदस्ती भेजा जा रहा है। मान की बड़ी तो बड़ाई करती है, इस किसे मान किसे अपमान कहते हैं यह नहीं जानती। कहा था और अभी कह रही थी बिना समझे नहीं कहा है। घर का एक एक आदमी अवाक हो गया, यहाँ तक कि सुबोध भी। वह भी खींचकर बोला, यह पेवा तहजीब सिखाना नहीं जानता है। और मुक्तकेशी
मुक्तकेशी काट की मारी सी ही नहीं रह गई, कुछ डर भी गई। कोई भयावह भविष्य मानो दांत पीसते हुए उनके जीवन के सीमा प्राचीर के उस पार से झांक रहा है। शायद कूद पड़े। खैर, फिर भी अभी उस डर के घबराने की आवश्यकता नहीं। घर की हुड़का जंजीर मजबूत है। लड़के आज भी माँ के पांव तले हैं। आज भी किसी बहू को निकाल बाहर करके बेटे का ब्याह करा सकती है मुक्तकेशी। प्रभास ने कहा, वकालत करता हूँ, कोर्ट कचहरी देखता हूँ। किसी भले घर की स्त्री ऐसी असभ्य होती है, यह धारणा नहीं थी। यह सारा कुछ मझले भैया की बुद्धिहीनता का फल है। औरत को कभी बढ़ावा देना चाहिए, वह तो सदा लाल आंखों के नीचे रखने से ही दुरुस्त रहती है। प्रकाश, अब हमें पैसा देकर स्टार में थिएटर नहीं देखना होगा। घर बैठे ही बहुत तेरा थिएटर देखने को मिलेगा। मझले भैया का ब्याह हुआ है, जबरदस्त। क्रुद्ध मझले भैया स्त्री को दुरुस्त करने का भार ले बैठा। वह एक थर्ड क्लास घोड़ा गाड़ी बुला लाया। उस गाड़ी पर बिठाकर इस घर की मझली बहू को निर्वासित किया जाएगा। मझली बहू जाएगी अकेली, एक वस्त्र। लड़की और दोनों लड़के यहीं रहेंगे। वे सब इस वंश के हैं। स्वर्णलता से कोई संपर्क नहीं रखा जाएगा। यदि कभी पैरों पड़कर क्षमा मांगती हुई चिट्ठी लिखे, तभी फिर से इन लोगों का मुंह देख पाएगी। नहीं तो इस घर का दाना पानी उठ गया। उसका पति पूत का नसीब गया। आड़ोट में सभी प्रबोध को स्त्रैण कहते हैं। आज वे लोग देखें। वह आप ही सीता को वनवास दे आएगा। मुक्तकेशी किंतु इस भूमिका में नहीं है। वह तब से माला जप रही है। स्वर्ण की बड़ी बेटी चंपा माँ की यह दुर्गति देखकर बुद्ध बनी बैठी थी। अब कमरे में जाकर रोने लगी। भानु कानू दो बेटे माँ के साथ जाऊंगा, माँ के साथ जाऊंगा कहकर चीखते रहे जी जान से। आखिर ताई से खिलौने और मिठाई पाकर चुप हो गए। बाबू लोग कौन कहाँ चले गए। गृहणियों ने फिर कार्यभार संभाल लिया। मुक्तकेशी निर्विकार। प्रबोध के इस काम में उनका समर्थन मिला भी कि नहीं, प्रबोध यह भी तो नहीं समझ पा रहा था। इससे यदि मुक्तकेशी गला खोलकर कहती, खूब किया प्रबोध, ऐसी जांबाज औरत मैंने भू भारत में नहीं देखी, तो कहीं खुशी की बात होती। यह क्या हुआ, लाठी टूटी सांप नहीं मरा। बहू निकाल बाहर करी गई, माँ प्रसन्न हुई। किंतु मुक्तकेशी के घर का अन्न जल स्वर्णलता का कितने दिनों के लिए उठा था, यह इतिहास जानने के लिए दूसरा अध्याय ढूंढना होगा। गर्चे सुवर्ण के जीवन की वही की पक्की जिल्दबंदी तो दूर, वह बिल्कुल अनबंधी ही है। उसके ढीले ढाले पन्ने इधर उधर बिखरे हैं, उड़ते फिरे हैं। फिर भी उसे विदा कर देने के अध्याय को ढूंढकर यह पता चलता है कि दरवाजे पर बग्घी के रुकने की आवाज़ सुनकर अंदर से स्वर्णल के पिता नव कुमार बनर्जी बाहर निकले। गोरा चिट्टा रंग, सांवरा हुआ गठन, सिर के केश कच्चे से पक्के बालों की संख्या कहीं ज्यादा। पहनावे में फतुही, विद्यासागरी चप्पल। कभी किसी सरकारी दफ्तर में बड़े बाबू थे, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। घरघुस आदमी बाहर कम ही निकलते हैं। दिन भर घर बैठे बहू को टिक टिक और पोते को दुलार करते हैं। निकलने के नाम पर सौदामनी के यहाँ जरा घूमने जाते हैं। बूढ़ी विधवा नव कुमार की दीदी है, दूर के नाते की। बड़े बड़े दुख झेलकर और बहुत बहुत कर्मों का क्षय करके जीवन के अंतिम दिनों में सुख का थोड़ा सा स्वाद मिला था, वह भी नहीं रहा। बूढ़े चल बसे। किंतु सौदामनी की जो उम्र है उसमें वैधव्य ही स्वाभाविक है। किंतु बड़े कष्टों के बाद अभी अभी तो पति को पाया था। सारा कुछ तो उसकी सौत ही दखल किए हुई थी। पति गए, सौत भी गई। अब सौत के बाल बच्चे और बेटी दामाद के साथ अकेली गृहस्थी करती है। नव कुमार इसी गृहस्थी को देखकर परितृप्त होते हैं, इसलिए दौड़े दौड़े आया करते हैं। इस गृहस्थी पर पुराने की छाप है, इसलिए कि सौदामनी के ही हाथ की गढ़ी हुई है, जो सौदामनी नव कुमार की दीदी है। नव कुमार के घर में उनकी पोतों की रुचि ही पसंद की विजय ध्वजा है। उस पसंद, उस रुचि के से नव कुमार के मन का मेल नहीं बैठता। परंतु बहू का ही क्या कसूर। ससुर जैसी रुचि पसंद वह कहाँ से पाए। सास को उसने आंखों देखा भी नहीं है। ब्याह करके आई और दुल्हन से ही गृहिणी बन जाना पड़ा। अपने दो छोटे हाथों से संसार त्यागिनी सास के संसार को उठा लेना पड़ा। संसार भी छोटा ही है, ससुर देवर पति, लेकिन छोटा है इसलिए हल्का है सो नहीं। पाषाण का भार। मौत से जो उत्तराधिकार मिलता है वह सहज होता है, कोमल होता है, किंतु यह तो वैसा नहीं। इस संसार की मालकिन स्वेच्छा से घर छोड़कर चली गई। लड़के के ब्याह की सारी तैयारी हो चुकी थी कि बेटी के ब्याह के कारण यह आफत आ गई। ठीक जिस दिन होना था उस दिन बेटे का ब्याह नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्योंकि सास सत्यवती यह संबंध कर गई थी। ससुर ने उस इच्छा को प्रमुखता दी। बहू सुधीर वाला, लड़की बुरी नहीं, किंतु नव कुमार मानो उसे स्नेह की नज़र से नहीं देखते। वह सगुन असगुन पर विश्वास करते हैं। छीक बिछौती की टिक टिक, मंगलवार, हर कुछ पर परम विश्वास है उन्हें। आज भी उन्होंने पंजिका के पन्ने पलटकर देखा था कि कै बजे से कै बजे तक मूली नहीं खानी चाहिए कि घोड़ा गाड़ी की आवाज़ इसी दरवाजे पर रुकी। पंजिका को ताक पर रखकर
झट बाहर निकल आए और हाँ किए ताकते हुए बहुत ही अपरिचित और बहुत ही परिचित एक नारी मूर्ति गाड़ी से उतर रही। कौन कौन है वे? नवकुमार आंत्रनाद कर उठे। इतने बूढ़े हो गए इसलिए दृष्टि का इतना भ्रम? नवकुमार इसलिए ही आंत्रनाद कर उठे। यह विचलित विचलित स्वभाव जरा ही देर को रहा। दूसरे ही क्षण वह भाव बदल गया। विस्मय विस्फारित नेत्रों से देखा किराए की वह गाड़ी, जिसे छकरा गाड़ी कहते हैं, उस स्त्री को उतारकर घर घड़ाती हुई लौट गई। गरज की जो उसे पहुंचाने आया था वह नहीं उतरा, वह बेरंग वापस हो गया। मतलब कि उसे निर्वासन दे गया। क्या मतलब? परम आकांक्षित मूर्ति का यह कैसा अनाकांक्षित रूप में प्रवेश! उसने आकर पांव की धूल ली। सिर और नजर झुकाए उस कन्या को नवकुमार गले लगा ले हाहाकार करके कह उठे, अरे ओ स्वर्ण, तू कब आई? जब तेरे बाप का सब गया ना? नहीं कह सके वैसा। उस सहज स्नेह उच्छ्वास के उस पर पत्थर रखकर स्वर्ण के उस पार का खवैया जा चुका है। उस चले जाने के चेहरे से ही शायद स्वर्ण के दुर्भाग्य की छाया है। इसलिए नव कुमार निर्जीव से खड़े रहे और पूछा, कौन स्वर्ण? माजरा क्या है? यानी यहाँ रहना चाहती हूँ। प्रणाम करने वाली अब नव कुमार के आमने सामने खड़ी हो गई। स्थिर स्वर में बोली, मैं और कुछ नहीं चाहती बाबूजी, सिर्फ यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ रहना चाहती हूँ? यह कैसी गड़बड़ प्रार्थना! ब्याह के बाद के से इतने वर्षों तक जिसका दर्शन तक नहीं नसीब हुआ, जिसके पाने के लिए जाने कितने दिन कितनी रातें प्राणों में हाहाकार मचता रहा, और इधर तो जिससे मिलने की आशा ही बिल्कुल छोड़ दी थी। सच पूछिए तो सचमुच भुला ही बैठे थे। वही लड़की एकाएक आकर पैरों पर पड़कर कहती है, मुझे आश्रय दीजिए। कहती है मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। और कलाई में शाखा है, मांग में सिंदूर है, गहनों से दमकती मूर्ति। यह भी नहीं कि भाग्य फूटा है। विहल नवकुमार ने लड़खड़ाते गले में से कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ रे स्वर्ण। समझ नहीं सकोगे बाबूजी, स्वर्ण वैसे ही स्थिर स्वर में बोली। बाद में सब समझ लोगे, अभी ही सब मत समझना चाहो, फिर बताऊंगी, हाफते हुए स्वर्ण ने कहा। किंतु नवकुमार तो कह सकते थे, छोड़ो भी बिटिया, तुझे कुछ नहीं कहना है। तू आ गई है, मेरे लिए यही बहुत है। तेरा चांद मुख जाने कब से नहीं देखा, शायद मर ही जाता। भगवान ने शायद दया करके ही तुझे ला दिया, कह सकते थे ना। बेटी को स्थिर होने का समय भी दे सकते थे। पास बिठाकर बदन पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यासे पिता के हृदय की व्याकुलता प्रकट कर सकते थे, और नव कुमार ने वह भी नहीं किया। वह कैसे तो डर से गए, और उसी डर की ताड़ना से सदा की जैसी आदत है, दीदी को बुलाने दौड़े। सौदामिनी नव कुमार की अवश्य अपनी दीदी नहीं फुफेरी, परंतु पति के होते हुए भी विधवा बनी दिनों तक मामा के यहाँ थी, इसलिए नव कुमार का दीदी के बिना नहीं चलता। नव कुमार की उम्र जब कम थी और उन्हें भी प्रायः जमाई की नाई की स्त्री के लिए समस्या का अंत नहीं था, बल बुद्धि और भरोसे से इसी दीदी ने ही उन्हें बचाया, लेकिन अंत तक नहीं बचा सकी सौदामनी। स्वर्ण के ब्याह के सिलसिले में एक असीम धिक्कार से सत्यवती ने जब घर छोड़ दिया, उस समय अंत तक सौदामनी ही तो साथ थी, पर उसे वापस नहीं लौटा सकी। लेकिन लौटाने की कोशिश ही क्या की थी उन्होंने? हाहाकार करके नवकुमार ने दीदी से यह पूछा था। नहीं ला सकी? तुम नहीं ला सकी? तुम्हारी चेष्टा भी विफल हुई? शुद्ध हंसी हंसकर सौदामिनी ने कहा था, वह कहूँ तो झूठ बोलना होगा नोबू, सच कहूँ तो कहना होगा कि चेष्टा मैंने नहीं की। चेष्टा की ही नहीं ना? उसके चेहरे से ही समझ गई थी, कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। विश्वासघातक पति की गृहस्थी वह नहीं करेगी। कहने से तुझे दुख होगा, तू कभी उसके योग्य था ही नहीं। फिर भी पति के नाते प्यार करती थी, श्रद्धा भक्ति करती थी, तूने वह गंवा दिया। वह तुझे निकम्मा अमानुष जो भी सोचती रही, पर यह कभी नहीं सोचा कि तू उसे ठगेगा। तूने वही किया, फिर किस मुंह से उससे कहती? सौदामिनी ने यह कहा था। इसके बावजूद नव कुमार ने दीदी की शरण नहीं छोड़ी। सौदा दी के सहारे ही पतवार टूटी नाव को ठेलते हुए किनारे ले आए थे। अब सौदामिनी को भाई की गृहस्थी नहीं देखनी पड़ती, बेटी की बहू देखती है। पर किसी का जरा सिर दुखा कि दौड़कर आना पड़ता है। इसके सिवा लक्ष्मी षष्ठी, मनसा महाकाल, इतु, मंगल चंडी इत्यादि घर पर जो भी नियम लक्षण तीज त्योहार है, उसका भार सौदामनी ही ढोती है। सच पूछिए तो इस घर की अभिभाविका का पोस्ट सौदामनी का ही है। अतएव कन्या के इस आकस्मिक आविर्भाव से भीत त्रस्त आतंकित नवकुमार सौदादी को ही बुलाने के लिए दौड़े। बेटी को ठीक से बैठने के लिए भी नहीं कहा, स्वर्ण को बैठने के लिए कहा। साधन की स्त्री सुधीर बाला ने, वह उसके पास गई, हाथ पकड़कर कहा, ननद जी आओ, हाथ मुंह धो लो। बहू अप्रतिभ है आपे में, वह ससुर की तरह डरी नहीं। समझा
कुछ झगड़ा झंझट हुआ होगा। अपनी शादी के बाद उसने ननद को आंखों से नहीं देखा, किंतु उसके बारे में सुना तो है, और काफ़ी कुछ सुना है। ननद के भाइयों से, फूफी सास से, कभी कभी ससुर से ज़्यादातर अपनी बेटी अन्नो की तुलना करते हुए नवकुमार उठते बैठते अन्नो का दोष देखते हैं और कहते हैं, तेरी फूफी तो ऐसी नहीं थी रे। पोता नवकुमार की आंखों का तारा है, पर पोती नहीं। पोती में शायद वह बहुत दिनों पहले की एक लड़की को खोज निकालना चाहते हैं, जो कभी इस घर में तमाम जोत के कण की तरह बिखरी हुई थी। गोलमाल कालसी नाटी नाटी सांवला रंग, अन्नों में उसकी झलक कहाँ है, इसलिए खोजते हैं। नवकुमार पहले इस घर में किराएदार थे, आगे चलकर मकान मालिक से इसे खरीद लिया। क्यों? क्या पता इसका क्या रहस्य है। साधन के जरा ख्वाहिश नहीं थी कि पैसे खर्च कर इस सड़े करले मकान को खरीदा जाए। मकान की भी कमी है, भात छीटो तो कौवे की कमी। बाप से बाताबाती हो रही थी, सौदामनी ने ही रोका। उसे बुलाकर ओट में कहा, समझते नहीं हो बेटे, इसी घर में तेरी माँ रही है ना, घर गृहस्थी की है। सच पूछो तो इसमें तमाम तुम्हारी माँ विद्यमान है। इस घर को छोड़ देने के बाद उसकी याद ही पूछ जाएगी। नोबो शायद इसलिए जी जान से साधन सदा का शांत गंभीर है। उसने गंभीर होकर ही कहा, माँ के प्रति खास कुछ तो वो दिखता नहीं। माँ की चर्चा आते ही तो कुछ झलबुन उठते हैं और रात दिन गालियाँ देते रहते हैं। सौदामनी इस पर हंसी थी, बोली, तू लड़का है, तुझे क्या समझाऊं, लेकिन शादी हो गई है ना, अब आप ही समझेगा। ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, मेरा ही जीवन देखना। सौदामनी का जीवन वास्तव में देखने योग्य तो है। एक युग तक पति परित्यक्ता होकर मामा मामी की गृहस्थी में उसकी हड्डियों में दुबे होगी। पति दूसरी पत्नी के साथ आनंद घर करते रहे। हठात एक दिन चक्का घूम गया। बीमार सौत की गृहस्थी संभालने में सौदामनी पति के संसार में फिर से प्रतिष्ठित हुई उनके बच्चों की भीड़ का बोझा संभालने के लिए। उसके बाद तो पति बड़ी पत्नी से ही हिल गए। बड़ी के लिए व्याकुल भी रहने लगे और कहा, अरे पहला प्रेम चीज ही है, कुछ ऐसी बड़की। यह सब तो साधन की आंखों के सामने ही हुआ। इसलिए सौदामनी अपने जीवन का दृष्टांत देती है, कहती है, तेरे बाप के मन को मैं समझती हूँ। यह नवकुमार भी जानते, इसलिए मन की बात का भार लिए दीदी के यहाँ दौड़ते हैं और आज भी दौड़े हैं। इसलिए सुधीर बाला ने स्वर्ण का हाथ पकड़ा। स्वर्ण ने लेकिन उस हाथ पर हाथ नहीं रखा। वह यूं ही झाड़ झुड़कर उठी, बोली, तुम ही बहू हो क्यों? सुधीर बाला ने अपनी गर्दन एक और झुका ली। स्वर्ण अपने बचपन की इस लीला भूमि को ताक ताक कर देख रही थी। हाथ बदल जाने से चीज अस्त व्यस्त हो गई है, जगह बदल गई है, परंतु ईंट काट तो ज्यों के त्यों ही है। उस झरोके के नीचे बैठकर स्वर्ण की माँ किताब पढ़ा करती थी। यहाँ इस कोने में बैठकर तरकारी काटती थी। और दुतल्ले का वह छोटा सा कमरा, जहाँ इसलिए तख्त डाली गई थी कि स्वर्ण और उसकी माँ सोएंगी। साधन का ब्याह हो जाने पर वह अच्छे कमरे में सोएगा। बगल के छोटे से कमरे में स्वर्ण को लेकर सत्यवती और इसलिए अभागा नवकुमार छोटे लड़कों के साथ नीचे। इस बंदोबस्त के होते होते अचानक आंधी आई, सब तहस नहस हो गया। बेटे की बहू के साथ सत्यवती का घर करना नहीं हो सका। इस आंधी के बाद के घर को देखा ही नहीं स्वर्ण ने, इसलिए वह आंखें फैलाकर उन खोए दिनों को खोज रही थी। वह रही वह ताक जिस पर स्वर्ण की स्लेट किताब रहती थी, अभी भी वही है। धक से हो उठा कलेजा, लेकिन समझा अब वह नए अधिकारी की है। स्वर्ण क्या अपनी किताब वहीं रखने के लिए फिर से इस घर में कोई ताक खोज लेगी? कहेगी, मेरी माँ, तुमने जो चाहता तुम्हारी स्वर्ण वही हुई, किंतु उसकी जिंदगी लगभग तुम्हारी जैसी ही है। फर्क इतना ही है कि तुमने संसार को छोड़ दिया और स्वर्ण ने संसार को छोड़ दिया। लम्हे की नज़र में स्वर्ण इतना सोच गई। केवल जब चंपा और भानु कानू से आ टकराई तो सुधीर बाला ने कहा, चलो ननद जी। स्वर्ण उठ पड़ी, बोली, तुम ही बहू हो क्यों? फिर पूछा, बाबूजी हठात कहाँ चले गए? सुधीर बाला को समझना बाकी नहीं था कि वह कहाँ गए। फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं जानती। स्वर्ण अवाक होकर सोचा, बेटी आई है इसलिए बाबूजी लपक मिठाई लाने तो नहीं चले गए? अजीब है, ठीक से देखा भी तो नहीं बेटी को। अब इस पराई बेटी से बोलना होगा। उसके मन की अवस्था अनुकूल नहीं। इन दो अनपहचानी आंखों के सामने अपना दैन्य लिए बहू ने फिर आग्रह किया, मुंह हाथ धो लो ननद जी। स्वर्ण ने उस पर कान नहीं दिया। भैया कहाँ है? वह मुस्कुराई, बोली, और कहाँ कचहरी? भैया वकील हो गया? हाँ। और छोटे भैया? देवर जी, बहू हंसते हुए रुककर बोली, वो तो साहब है, रेल के दफ्तर में मजले साहब। बंगला नाम से काम नहीं चलता, इसलिए नाम रखा है SK बनर्जी। स्वर्ण का कलेजा सहसा हाहाकार कर उठा। पता नहीं क्यों, क्या वह इस घर के उस लड़के से ईर्ष्या करती है, या कि उससे अपने व्यवधान के दुरत्व का ख्याल हो जाने से हृदय खांका कर उठा। थोड़ा रुककर बोली, तो साहब लौटते कब हैं? हाय राम, वह कहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं? वह तो मुगल सराय में हैं। पहले अक्सर अंतिम शब्द पर
स्वर्ण ने ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग पर मुगल सराय धक्का देता रहा। मुगल सराय, वह काशी के बहुत निकट है, यानी छोटे भैया को इस समय माँ के अत्यंत निकट है। निश्चय माँ छोटे भैया को छोड़ नहीं सकती। इस लड़की से और बात करने को जी नहीं चाहा। बोली, मैं छत पर जा रही हूँ। छत पर? बहू अवश्य अवाक हुई। पूछा, छत पर किस लिए? यूं ही। तो चलो, यह रही सीढ़ी, इधर है। मालूम है, स्वर्ण तीखे स्वर में बोल उठी। मालूम है। वह सीढ़ी से ऊपर चली गई। सुधीर बाला अप्रतिभ सी खड़ी रह गई, साथ नहीं गई। गुस्सा भी आया। मजे में सब चल रहा था, अचानक यह विपदा आ गई। यह विपदा ठीक सामयिक सी नहीं लगती। क्या पता कंधे पर क्या लदने वाला है। वह मुंह बनाए पति के इंतजार में खड़ी रही। समय है, ओहो आया। पहनावे में लंबा काला चपकन, गले में मुड़ी चादर, धोती, पैरों में जूता मोजा। वकील बाबू के बाने में साधन साझेदारी की किराए की बग्गी से घर लौटा। मोड़ पर उतरा। गाड़ी दूसरी ओर मुड़ गई। रोज की आदत के मुताबिक उतरते ही एक बार घर की ओर ताक लिया और ताकते ही उसकी भौंस सिकुड़ाई। कौन खड़ा है यह छत पर? किनारे के घेरे से काफी ऊंचाई पर मुंह, सिर खुला हुआ, बाल बिखरे। सुधीर बाला? सुधीर बाला क्या उतनी लंबी है, उतनी गोरी है? और फिर सुधीर बाला इस समय छत पर हवा खाने जाएगी? लगता है कोई घूमने आई है, लेकिन कौन? खैर, हाथ में पत्रा। फिर मंगलवार से क्या मतलब? वह तेजी से घर आया, देखा स्त्री सामने ही मुंह बनाए बैठी है। स्वर्ण का बड़ा भाई साधन अवाक हो गया। कोई घूमने आई है तो सुधीर बाला मुंह बनाए क्यों बैठी रहेगी? बोला, छत पर कौन है? किनारे खड़ी है, घूंघट उगड़ा, बाल खुले। घूंघट उगड़ा, बाल खुले। सुधीर बाला का कलेजा कांप उठा। यह क्या? पागल तो नहीं है, या कि हठात पागल हो गई है? वही हो शायद। शायद इसलिए ससुराल के लोग यहाँ उतार कर चल दिए। अब साधन ने फिर एक बार पूछा, बोलो तो कौन आई है? सुधीर बाला ने निश्वास छोड़कर कहा, कौन आई है? या फिर सुनना? फिर सुनूंगा मतलब? फिर सुनना यह तो छल था। पति को सुनाने के लिए तड़प तो रही थी, लेकिन शर्म, इसलिए मानो कहे बिना नहीं चलने का। सुधीर बाला ने इस ढंग से कहा, आई है तुम्हारी बहन। बहन माने? कौन बहन? गले से उतारकर चादर को अलगनी पर रखना भूलकर साधन ने उसे हाथ में लिए लिए ही कहा, कौन बहन? उसके गले से अचरज मानो टपक टपक कर पड़ने लगा। सुधीर बाला भी चालाक लड़की, वह रुक रुक कर परोसने लगी। बोली, बहन तुम्हें ही है, कितनी? एक ही तो है। वही बहन? वही बहन यानी स्वर्ण? हूँ। बहुत दिनों से अदेखी बहन के आगमन की सुनकर साधन भी खुश की बजाय भीत ही हुआ। शंकित होकर बोला, एकाएक ऐसे क्यों आई है? क्यों? सुधीर बाला ने गले को धीमा करके कहा, क्यों? यह कैसे बताऊं? आते ही तो धड़धड़ाकर छत पर चली गई। बाबूजी नहीं है? अर्थात बेटी को देखकर गए हैं? देखकर गए हैं कहाँ? नहीं जानती? हो सकता है फूफी के यहाँ, देखते ही तो चल दिए। साधन खींचा, बोला, बाबूजी के तो बस वही है। वह चिंतित हुआ और बोला, आई किसके साथ? नहीं जानती, देखा नहीं, दरवाजे पर ही छोड़कर चला गया हूँ। लगता है कुछ गड़बड़ है। लेकिन आते ही छत पर, ईश्वर जाने, 7 बार तो कहा हाथ मुँह धो लो, नहीं छत पर जाऊंगी। अन्नो कहाँ है? कहो उसे बुला लाए। अन्नो भी तो उसके पीछे पीछे छत पर ही गई है। मैंने बताया ना, फुआ है। बुलाओ तो। दिमाग तो खराब नहीं हुआ है उसका? कौन बुलाया? अच्छा, अन्नो को ही बुलाओ, तुम ही पुकारो, मैं तो अब सीढ़ी नहीं चढ़ सकूंगी। फुआ? फुआ से इतनी क्या बात हो रही है? साधन ने उप जाहिर की। किंतु साधन की बेटी ने एकाएक फुआ को बड़ा पसंद कर लिया। धीरे से उसका बदन छूकर बोली, तुम फुआ हो? फिर क्या जाने कैसे मेल हो गया। यह सुवर्ण से एक के बाद दूसरा प्रश्न करती जा रही थी। स्वर्ण जवाब देती जा रही थी। सुवर्ण संभवतः ऐसा ही चाह रही थी। कहना चाह रही थी कि अपनी बात इस शिशु मन के सामने कहना कितना सहज हो गया। अन्नू ने कहा, इसी घर में पैदा हुई तो यहाँ रहती क्यों नहीं हो? इन लोगों ने मुझे दुख दिया, ससुराल भेज दिया। बेटा, तो फिर यहाँ क्यों आई? फिर ससुराल वालों ने भी भगा दिया। तुम्हें सब लोग भगा ही देते हैं? हाँ, वही तो कर रहे हैं बेटा। क्यों? तुम बहुत सुंदर हो। उससे क्या? सुंदर पर ही तो दुनिया को गुस्सा है। धत, बड़ी हो जाने पर देख लेना। फुआ के हाथ पर अपना हाथ रखकर अन्नू ने कहा, नहीं मैं तो काली हूँ। नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। दादाजी कहते हैं तू भद्दी है, भोंदू है, तेरी फुआ अकल की रानी थी। कौन कहता है? यह कौन कहता है? फुआ की अचानक इस उत्तेजना से अन्नू थमथमा गई। बोली, दादाजी तुम्हारे बाप। तेरे दादाजी मेरे बाप होते हैं, तू ये जानती है? हाय राम। अन्नू पुरखिन सी बोली, नहीं जानूंगी भला? उस घर की दादी जी ने बताया नहीं? अच्छा, तुम्हें दुल्हा नहीं है? दुल्हा है तो। नीचे उस समय बाप बेटे में चुपचाप राय मशवरा हो रहा था। नहीं, सौदामणि उसी क्षण नहीं आ सकी। बात का दर्द बढ़ गया है, कमर के दर्द से उठ नहीं सकी। कहा, तू चल, मैं आती हूँ। साधन अवश्य फूफी का नहीं, बाप का इंतजार कर रहा था। बोला, आप बिना कुछ पूछे पाछे वहां चले गए?
नव कुमार ने स्वयं का समर्थन किया। कहा, पूछना क्या था, समझ ही तो गया कि कुछ कर करा के आई है। झाड़ बास का गुण जाने को है, खूब खूब समझ रहा हूँ, कुछ हो उठा है। स्वर्ण के इस घर में दुर्लभ थी। वह मानो कुछ विषमता के आधार में एक अंश परम मूल्यवान रतन थी, किंतु सहसा उसका दाम घट गया। विताड़ित होकर पनाह जो लेने आई, अपना सब मूल्य खो बैठी। विपदा की मूर्ति बन गई वह। छत से स्वर्ण को बुलवाकर नव कुमार ने पूछा, एकाएक क्यों चली आई? नजर उठाकर एक बार बाप की ओर ताककर स्वर्ण शांत स्वर में बोली, चली तो नहीं आई, उन लोगों ने निकाल दिया। साधन ने खींच कर कहा, निकाल दिया? बड़ा हो गया? स्वर्णलता ने कहा, हो ही तो गया, देखा आसानी से ही हो गया। बोले, बच्चे हमारे वंशधर हैं, ये हमारे पास रहे, तुम अपनी बेटी के साथ जाकर नेहर में रहो। मैंने कहा, सभी यहीं रहे, बेटी भी तुम्ही लोगों की है। फिर क्या? गाड़ी बुलवाई, बक्से को ऊपर रखवाया, आप खुद भी गाड़ी पर चढ़ा और मुझे यहाँ उतार कर चला गया। नव कुमार ने धीरज से सब सुना। अंत में क्षोभ और क्रोध के मिश्रण से बना एक प्रश्न किया, और तू झट अंदर आ गई? समझ नहीं सकी कि यह त्याग करना है? समझ क्यों नहीं सकी? उन लोगों ने तो कह सुनकर ही तो रोध होकर कह नहीं सकी कि बच्चों को छोड़कर मैं रहूंगी कैसे? स्वर्ण ने व्यंग और शोक मिला एक प्रश्न किया। छोड़कर नहीं रह सकूंगी, इस बात का तो कोई अर्थ होता है? वह तो हंसी की बात है। नव कुमार ने क्षण भर के लिए सर झुका लिया। उसके बाद बोले, पर भविष्य की बात तो सोचती। सोच कर सचमुच ही क्या कोई कुछ कर सकता है? बाबूजी शब्द उसके मुंह में आते आते ही नहीं आ सका। अनभ्यास से मुंह में ही मानो अटक गया। कितनी ही लड़कियां अचानक विधवा भी तो हो जाती हैं। राम 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 राम, नव कुमार ने क्रुद्ध गले से कहा। जो मुंह में आया वही कह बैठी। आश्चर्य है, कहाँ पड़ी है माँ और कहाँ रही बेटी? स्वभाव देख रहा हूँ एक ही सांचे में ढला है। यह बात तूने जबान से निकाली कैसे? सच कहने में झिझक क्यों होने लगी बाबूजी? अब की संभवतः जबरन ही बाबूजी शब्द का उच्चारण किया। स्वर्ण ने कहा, मुझे यहाँ रहने देने होगा, यह सोचकर आप डर रहे हैं ना बाबूजी? नव कुमार हठात विचलित हो उठे। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उसी मौके पर साधन बोल उठा, डरने की बात नहीं, लेकिन अचरज तो हो रहा है। जिन लोगों ने इतने वर्षों में कभी नहीं भेजा और आज अचानक। तब तक बाप के घुटने के नीचे से न बोल उठी। फुआ की सास को पैसों की कमी हो गई है, इसलिए बोली बहुएं कुछ दिनों अपने अपने नैहर में रहें, मेरा खर्चा कम होगा। इस पर फुआ ने कहा, नहीं नहीं जाऊंगी मैं। इसी पर लोग बिगड़ उठे, बोले तो चली जाओ, हमारे यहाँ नहीं रहना होगा। लेकिन इस प्रस्ताव पर राजी होने में नुकसान क्या था? साधन ने कहा, कोई बुरी बात तो नहीं, कुछ दिन घूम घाम जाती। नव कुमार बोले, हाँ अच्छा ही तो होता, खुशी खुशी चली आती, इसी बहाने कुछ दिन रहना हो जाता। किसी बहाने कुछ पाल लेने का लोभ तो मुझे नहीं है बाबूजी। नव कुमार चौंक उठे। उन्हें बात कैसी नई सी तो नहीं लगी, या नई थी भी नहीं, सिर्फ भूले हुए एक सुर जैसा। स्वर्ण की माँ सत्यवती भी ऐसे ही सुर में बोला करती थी। किंतु समय संगीन है, खोए हुए सुर के लिए सर खपाने का समय नहीं। जो लड़की उनके लिए प्राय मर ही गई है या बिल्कुल अपरिचित है, उस लड़की को एकाएक यह कहना सख्त ही तो है, ठीक है तू सदा मेरे यहाँ कलेजा जुड़ाए रहे। क्या जाने इसकी रीति प्रकृति क्या है? उन लोगों ने क्यों इस प्रकार से निकाल दिया, कुछ भी तो मालूम नहीं। और फिर बाप ठहरे, बेटी का हिताहित भी तो देखना है। बेटी अगर बिगड़कर पति का घर छोड़ आई हो। नव कुमार ने विचलित स्वर में कहा, दूसरी बहुओं ने क्या कहा था? दूसरी बहुओं ने? और बहुएं तो मैके जा पाए तो मान मर्यादा का ख्याल हो। जब तो हूँ, जितनी मान मर्यादा है सब तुम्हें क्यों होगी ही, मानो माँ की मानो बेटी। माँ एक घर की चौपट की बेटी या बेटी भी? नव कुमार हठात चुप हो गए। हठात पीछे मुंह फेर लिया, शायद आंखें छिपाने के लिए। साधन की को ऐसी भाव प्रवणता पसंद नहीं। वह बोल उठे, वह सब छोड़िए बाबूजी, बात यह है कि इसका कोई किनारा करना है या नहीं? है या नहीं माने? नव कुमार ने उद्दीप्त गले से कहा, करना ही पड़ेगा। उन लोगों ने कहा तो छोड़ दिया और छोड़ गए, यह भी कोई बात हुई? उनके यहाँ जाकर नाक कान मलकर माफ़ी मांगनी होगी, नाक रगड़कर माफ़ी मांगनी होगी। धातु का कोई पात्र मानो बोल उठा, यह कैसे गला, कितना भयानक! यह स्वर तो नव कुमार का बहुत ही परिचित है। गजब, यह लड़की माँ जैसी ही बनी बैठी है। क्यों अपने भाइयों जैसी नहीं हो सकती थी? किंतु इसका बोझा ढोने की शक्ति नव कुमार को नहीं है, इसलिए वह तरल होने की चेष्टा करके बोले, सो तो करना ही होगा, आखिर ससुराल है। माँ जैसा नाटक नाबिल पढ़ने का खूब अभ्यास हुआ है शायद, इसलिए मान मर्यादा का इतना ज्ञान है। ऐसी बुद्धि को प्रेशर नहीं देना चाहिए। 2-4 दिन रह जा, मैं खुद जाकर तेरी सास को समझा बुझा कर तुझे वहाँ रखाऊंगा। मैं तो अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी बाबूजी।
स्वर्ण ने शांत स्वर में कहा। नव कुमार ने बेटी के गले में उद्वेग का अनुभव किया। लगता नहीं है कि किसी प्रकार से इसे राजी किया जा सकेगा। खैर देखा जाए, भुला फुसलाकर तैयार किया जा सकता है या नहीं। बोले, जरा पगली लड़की की बात तो सुनो। बिल्कुल नाता तोड़ लेने से भी चलता है कहीं? मैं जाऊंगा, बल्कि समझा बुझाकर दिन तिथि देखकर 2 महीने के लिए लिवा लाऊंगा एक बार। यह अच्छा ही हुआ, शाप में वरदान। आना जाना था नहीं, अब रास्ता खुल जाएगा। छत से उतरकर स्वर्ण सीढ़ी की धाप पर बैठी थी। वह अचानक उठ खड़ी हुई। बोली, यानी आप भी मुझे भगा ही दे रहे हैं बाबूजी? भगा दे रहा हूँ? छी, ये कैसी बात? नवकुमार बोले। साधन सुन रहा है अपनी बहन की बात? क्यों नहीं, साधन ने कहा, लेकिन लगता है इस समय माया ममता का प्रश्न ही नहीं है। लड़कियों का जो असली आश्रय है। असली आश्रय? स्वर्ण हंस उठी। बोली, असली आश्रय का मूल्य तो खुल गया भैया। बस लम्हे का इधर उधर साफ कह दिया निकल जाओ, तो क्या सिर्फ उसी आश्रय को पकड़े रहना होगा? साधन की स्त्री सुधीर बाला ने इन बातों के बीच ही झटपट जलपान का इंतजाम कर लिया था। कचहरी से लौटे पति के लिए भी और आगंतुक ननद के लिए भी झकमक करती 2 रकाबियां लाकर उसने उन दोनों के सामने रख दी। पहले आसन लगाया, फिर ले आई पानी के गिलास। ससुर इस समय खाते नहीं है, उनके लिए जरूरत भी नहीं है। स्वर्ण ने रिकाबी की ओर ताका। बड़े बड़े 2 रसगुल्ले, 2 इमरती और 2 नमकीन। सहसा हंस उठी। जोर जोर से हंसकर बोली, क्यों बहू, विदाई का संकेत? वाह, तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो। नव कुमार ने बहू की ओर निहारा। गृहिणी के घर की गृहिणी, डरना ही पड़ता है कुछ। इसलिए झट बोल उठे, यह कैसी बात है स्वर्ण? कितने दिनों के बाद आई हो, मुंह मीठा नहीं करोगी? कड़वी हंसी हंसकर स्वर्ण बोली, बहुत तो किया बाबूजी ने, यह रसगुल्ला तो गले में धसेगा नहीं। आप बल्कि बग्गी बुला दीजिए। बग्गी? नव कुमार ने हड़बड़ाकर कहा, गाड़ी बुला दूं? माने मैं तुम्हें क्या आज ही छोड़ दूंगा? अभी अभी सौदा दी आएंगी। वह तेरी फुआ है, याद है ना, या भूल गई? बात तो हो गया है। मालिश करा रही थी, बोली तुरंत आ रही हूँ, आज नहीं। कहा तो 2 दिन रह जा, इसके बाद तुझे साथ लिवा जाऊंगा और नाक रगड़कर तुझे 2 महीने के लिए लाने की अनुमति लूंगा। किंतु स्वर्ण क्या अचानक बहरी हो गई? वह सब सुन नहीं सकी, इसलिए वह कातर कंठ से बोल उठी, भैया एक गाड़ी बुला दो। अब शायद साधन संकुचित हुआ। बोला, आज 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 इसी वक्त जाने की क्या पड़ी है? बल्कि आज मैं एक बार उनके यहाँ जाकर। साधन की बात पूरी नहीं हुई। अन्नो एक और खड़ी होकर बोली, नाहक ही क्यों कहते बाबूजी? फुआ मर भी जाए तो ससुराल नहीं जाएगी? ऐं? गुस्से के मारे साधन ने चटाक से बेटी के गाल पर एक चांटा जमा दिया। कहा, नहीं जाएगी? तुम्हारे कानों में कहा है पाजी? लड़की एक चीज तैयार हो रही है। आहा, उस दूध मोही बच्ची को खामखा। नव कुमार बोल उठे, ये कूट चाल की बातें छोड़, भैया के साथ बैठकर खा ले। तेरी उसी नोनी की दुकान के रसगुल्ले हैं, बचपन में जिसके लिए तेरी लार टपकती थी। नोनी बुड्ढा है अभी। नोनी के नाम से स्वर्ण नरम पड़ गई। बचपन के उल्लेख से कोमल हो सकती थी, मगर किस बात से क्या जो होता है, हठात स्वर्णलता एक कांड कर बैठी। वह झट बैठ गई और औचक की दीवार से अपने कौपाल को ठोकते हुए बोली, तुम सब लोग मेरा अपमान क्यों करेंगे? क्यों क्यों क्यों? भीतर की अव्यक्त यंत्रणा को प्रकट करने का और कोई भाषा ढूंढे न पाकर स्वर्णलता अपने इतने दिनों के विवाहित जीवन के सारे पूंजीभूत प्रश्नों को इस एक शब्द से व्यक्त करना चाहने लगी। शायद सिर्फ वही नहीं, सारे अवरुद्ध नारी समाज के विरुद्ध प्रश्न की मुक्ति देने की वासना ही यह थी, जहाँ हर कोई सही रास्ता नहीं पाकर ऐसी उन्मत्त चेष्टा से सिर पीटकर मरता है। शायद 20वीं सदी के शेषार्ध में भी सभ्यता और प्रगति की आंखें चौंधियाने वाली रोशनी के सामने सजाकर रखी रंग बिरंगी खिलौना औरतों के पीछे के अंधेर में आज भी करोड़ों करोड़ स्त्रियां ऐसे ही सिर पीट कर पीछ रही हैं। क्यों क्यों? स्वर्णलता का युग क्या समाप्त हो गया? कोई भी युग क्या निश्चय होकर समाप्त हो जाता है? शायद नहीं। शायद बूढ़ी धरती के शीर्ष पर्चे की परत परत में कहीं किसी जगह खत्म हुए युग का अवशिष्ट अंश अटका रह जाता है। इधर उधर झांकने से उसका पता चलता है। जहाँ सिर ठोकने का प्रतिकार नहीं, जहाँ लाज नहीं, क्यों दौड़ दौड़ कर दम तोड़ रहे हैं, लेकिन दृश्यमान सिर कूटने का प्रतिकार हुआ। अरे कहकर नवकुमार ने उसे पकड़ लिया। साधन ने पानी लाकर कपाल पर चीटा मारा। घूंघट काट कर सुधीर वाला पंखा झलने लगे और झुकी कमर लिए एन इसी वक्त आकर खड़ी हुई सौदामनी।